हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम कवर करेंगे इस महीने की प्लेसेस इन न्यूज। तो पूरे अक्टूबर में जो भी जगह न्यूज में रही इंटरनेशनली वो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है IORA का, यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन कंट्रीज के बारे में। इन कंट्रीज की चेयरमैनशिप किसके पास आई है? तो श्रीलंका के पास। फॉरेन मिनिस्टर भी श्रीलंका गए थे। श्रीलंका कहाँ लोकेटेड है आपको पता ही है। जो इनसे जुड़ा रीसेंट मुद्दा है वो भी आपको जानकारी में होना चाहिए। क्या मुद्दा है? वो मुद्दा है चाइना का डेट ट्रैप। चाइना ने क्या कर रखा है? डेट ट्रैप कर रखा है श्रीलंका को। डेट ट्रैप क्या होता है कि आपको इतना कर्ज दिया जाए कि आप कर्ज ले लें और फिर जो उनका इंटरेस्ट है वो चुकाने में असमर्थ हो। यानी मान लो आप किसी साइकिल से यूनिवर्सिटी जाते हो या क्लास जाते हो, कहीं काम पे जाते हो, मैं बोलूँ क्यों ना आप एक मर्सिडीज़ ले लो, लोन पे दे रहा हूँ, और अपना घर तब तक मुझे कोलेट्रल पे दे देना, आप मर्सिडीज़ से आना जाना, और जब उस टाइम मिले तो किराए पे इस पर लगा देना। आपको लगेगा बहुत अच्छा है भाई, सस्ती रेट्स पे मर्सिडीज़ मिल रही है और किराए पे भी पैसे भी आ जाएंगे। लेकिन जब आप वो मर्सिडीज़ लाते हो तब आपको पता लगता है कि भाई कोई रेंट पे लेने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि आसपास सारे लोग गरीब हैं। तो मर्सिडीज़ का रेंट तो चढ़ नहीं रहा रेंट पे, भाई उसी के ऊपर तो सारा काम होने वाला था, अब रेंट पे लग नहीं रही, इंटरेस्ट देने हैं उस कार खरीदने के, और आपका घर जो था वो भी कोलेट्रल रखा हुआ है चाइना के पास, यानी मेरे पास। तो मर्सिडीज़ भी कुछ टाइम बाद मैं उठा के ले जाऊँगा और आपका घर भी ले जाऊँगा, क्योंकि लोन की शर्त ये थी कि आप मुझे पैसे दोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, घर आपका कोलेट्रल है और लोन की रेट्स थी। कुछ ऐसा ही श्रीलंका के साथ किया गया, जहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट और इस तरह के कई और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रन किए गए, जिनकी बातें की गई कि भाई ये प्रोजेक्ट जब रन होगा, हम्बनटोटा स्पेसिफिकली एक बड़ा प्रोजेक्ट था, जहाँ बोला गया कि ये पोर्ट जब डेवलप होगा तो कोलंबो पोर्ट से भी बड़ा पोर्ट बन जाएगा, बहुत से शिप्स आएंगे, बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, पैसा मिलेगा। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाइना ने की, और अभी जब वो उसका लोन चुकाने में असमर्थ हो गए और चीज़ें नहीं सुधर रही थी, तो 99 ईयर्स के अब लीज पे इसको ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया है चाइना ने, क्योंकि उसका ऐसा प्रोविजन था उस लोन के अंतर्गत। तो कुछ इसी तरह से जब किसी को डेट में आप फंसा लो, उसे कहते हैं डेट ट्रैप। चाइना का एक इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी है, जहाँ वो बड़े सारी कॉन्टिनेंट्स में जाके, लगभग हर कॉन्टिनेंट में कंट्रीज़ को ऐसे लोन ऑफर करता है, ल्यूक्रेटिव लोन्स कि ले लो भाई, और वो उसमें फंस जाते हैं, और बाद में चाइना ये तो वो ज़मीन कैप्चर कर लेता है या फिर वहाँ अपना प्रेजेंस बढ़ा लेता है। तो कुछ ऐसे डेट ट्रैप में चाइना फंसा हुआ था, और रिसेंटली जब वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की गई तो वहाँ की पूरी जो फार्मिंग सेक्टर है डिस्ट्रॉय हो गया। उन्होंने अचानक कहा कि अब हम सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, उसकी वजह से उनका एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रॉय हो गया। प्लस श्रीलंका में कुछ राइट्स हुए, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर ऑलरेडी कोविड के टाइम में डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो इतनी सारी चीज़ें जब थी, और उनके पास जो फॉरेन रिजर्व था वो बहुत कम था, क्योंकि टूरिज्म भी बुरी तरह हिट हुआ पड़ा था। इन सभी कारणों से पूरी की पूरी इकॉनमी ध्वस्त थी। और अब हाल ही में जब IMF उनको लोन देने से मना कर रहा था, क्योंकि वो पेट्रोल तक खुद नहीं खरीद पा रहे थे, इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी ही नहीं थी, तो इंडिया ने हेल्प की, IMF ने लोन दिया। तो ये पॉलिटिक्स श्रीलंका में हो रही थी। लेकिन अभी मुद्दे पे थोड़ा डाइवर्ट कर गए, मुद्दे पे वापस आते हैं। श्रीलंका IORA का चेयरमैन बना है। अब IORA क्या है? तो ये है इंडियन ओशन। ये जो ग्रीन की कंट्रीज हैं, इसकी वो IORA के मेंबर्स हैं। इसमें खास बात, पाकिस्तान IORA का मेंबर नहीं है, याद रख लीजिए, ये मेंबर नहीं है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी कंट्रीज़ के मेंबर है। जनरली सारे मेंबर याद करने इसके थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि मेंबरशिप इसकी थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप देखो तो 1997 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसमें अराउंड 23 मेंबर स्टेट्स हैं। तो 23 मेंबर स्टेट्स में अगर आप देखो तो पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है। तो इसलिए उतना इंपॉर्टेंट ये है कि इसका प्राइमरी एजेंडा क्या है वो समझ लो। प्राइमरी एजेंडा इसका क्या है कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, मैरीटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी, फिशरीज डेवलपमेंट, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट और ब्लू इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना, ये इसका काम है। इंडिया ने IORA को पुश किया है एज अ की एरिया, जहां पर वो ग्रोथ के ऊपर फोकस कर पाए। इस पूरे रीजन में हमारा जो सागर इनिशिएटिव है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, सागर इनिशिएटिव को इंडिया पुश कर रहा है इस रीजन की कंट्रीज के साथ। चाहे मेडागास्कर हो, आपको दिख रही हो, यहाँ कई सारी कंट्रीज हैं, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये आपको दिख रहा है, इंडोनेशिया भी है, यानी आसियान कंट्रीज मोस्टली इसके अंदर है। हालांकि वियतनाम वगैरह इसका पार्ट नहीं है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज हैं कुछ, तो इनके बीच में एक बेहतर कोऑपरेशन डेवलप करना, ये उद्देश्य IORA का। 23 मेंबर स्टेट्स हैं इसके, और अभी श्रीलंका इसकी मेंबरशिप ले रहा है। तो ये IORA की बात होगी, जहां पाकिस्तान मेंबर नहीं है। अगला आर्टिकल है म्यांमार बॉर्डर पे क्या हो रहा है। म्यांमार बॉर्डर पे फेंसिंग बढ़ाई गई है पाइपलाइन के आसपास, ताकि पाइपलाइन ठीक से ऑपरेट कर पाए।
हो ये रहा है कि इंडिया और म्यांमार के बीच में कई सारे ऐसे बॉर्डर्स हैं जो बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड हैं, कुछ पाइपलाइंस भी बिछाई गई हैं वो भी अनप्रोटेक्टेड है, तो उनके आसपास फेंसिंग की गई है ताकि वो बेहतर तरीके से सिक्योर रहे, सेफ्टी रहे। इंडिया म्यांमार के बीच में मुद्दा क्या है? इंडिया म्यांमार के बीच में मुद्दा ये है कि पहला एस्पेक्ट सिक्योरिटी। याद रखिए म्यांमार जो कंट्री है, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, ये रीजन जो है इसे कहते हैं वो रीजन जहाँ गोल्डन ट्रायंगल बनता है, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ अफीम या ओपियम। और इंडिया के ऊपर ना, जैसे ये इंडिया है तो यहाँ है गोल्डन क्रेसेंट, चांद। किसका गोल्डन क्रेसेंट है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये 3 कंट्रीज मिला के गोल्डन क्रेसेंट बनाती है जहाँ बहुत ज़्यादा अफीम की खेती होती है, अफीम की स्मगलिंग होती है, और यहाँ एक गोल्डन ट्रायंगल बनता है। ये म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम, इसमें लाओस और कंबोडिया भी जोड़ा जाता है। तो ये एक क्रेसेंट हमारे नॉर्थ ईस्ट में है और एक क्रेसेंट ट्रायंगल हमारे नॉर्थ ईस्ट में, क्रेसेंट हमारे ऊपर है, चांद वो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला, और नीचे ट्रायंगल जहाँ बहुत सारा ओपियम होता है, और ये सारा इस रीजन के थ्रू, म्यांमार के थ्रू इंडिया में स्मगल किया जाता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग स्मगलिंग ये बहुत ज़्यादा होती है म्यांमार के बॉर्डर के थ्रू। इससे पहले यहाँ बहुत ज़्यादा शरण मिलती थी, तो इसलिए जो यहाँ के मिलिटेंट ग्रुप हुआ करते थे वो सारे जगह छुप जाते थे म्यांमार में। तो बांग्लादेश म्यांमार से जैसे भारत के संबंध सुधरे, आपको दिखने लग गया होगा, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई थी नॉर्थ ईस्ट में। हालांकि मणिपुर में जो हुआ वो काफ़ी दुखद था, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो वो जो ग्रुप थे उनकी एग्रेसिवनेस में कमी आई थी। इस इंसिडेंट को अगर हम साइड कर दें, मणिपुर के इंसिडेंट को, वो इसीलिए क्योंकि म्यांमार के साथ मिलकर इंडिया ने ऑपरेशन सनराइज रन किया था ताकि जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको क्लियर किया जाए। तो म्यांमार इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस बॉर्डर कई जगह से खुला है तो उसकी फेंसिंग करके उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि म्यांमार इज़ द गेटवे टू आसियान। म्यांमार से ही आप आसियान में आते हो। देखो साउथ एशिया में नहीं है म्यांमार, म्यांमार कंसिडर इटसेल्फ एज अ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। ठीक है, हम इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, ये 8 कंट्रीज अपने आप को साउथ एशिया का पार्ट मानती है। म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया को अपने आप को पार्ट मानती है, और वो आसियान की मेंबर कंट्री है एक। तो आसियान की मेंबर है और इंडिया चाहता है आसियान के साथ ट्रेड बढ़ाना। यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट के थ्रू हमारा जो रीजन है उसको डेवलप करते हुए हम कैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ, जैसे वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इनके साथ व्यापार कैसे बढ़ाएं, इस पे फोकस कर रहे हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो रीजन है वो। तो इसलिए म्यांमार, थाईलैंड होते हुए हम इस पूरे इलाके के साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, जो मिलिटेंट ग्रुप है उसके लिए, नॉर्थ ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए, अलॉन्ग विद दैट हमारी कनेक्टिविटी को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने के लिए म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया के कितने स्टेट्स का जो बॉर्डर है वो लगता है म्यांमार से, मुझे बताइए आप। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया टच द बॉर्डर ऑफ म्यांमार? इंटरनेशनल बाउंड्री कितने राज्यों की मिलती है? 3, 4 या 5? मुझे बताइए कितने राज्य हैं। अभी जो फेंसिंग होने वाली है ये की जा रही है ताकि एथनिक वायलेंस भी बढ़ा है मणिपुर में, उसके आसपास जो प्रॉब्लम्स आ रही है, इसलिए म्यांमार को सेफ गार्ड करना बॉर्डर को बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जिस मैंने आपको बताया कितने राज्य थे, तो यहाँ आपको दिख रहे होंगे 1, 2, 3 और 4। तो 4 स्टेट्स कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। तो मणिपुर में इतना विरोध बढ़ा था, इतनी दिक्कतें हुई थी, तो इसलिए वहाँ पे बॉर्डर की फेंसिंग और सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। और ये काम कौन कर रहा है? तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया म्यांमार का बॉर्डर अराउंड 1643 किलोमीटर्स का है, जो 4 राज्यों से होकर गुजरता है। और क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का एक गेटवे हो सकता है डेवलपमेंट का, और वो जोड़ेगा किससे? उसको साउथ ईस्ट एशिया को। तो यहाँ हम कई सारे प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, IMT भी कहते हैं इसको, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक हाईवे बनाया गया, मोरे जो मणिपुर में, वहाँ से लेकर ये मैदे माओसौट तक, और यहाँ से बैंकॉक तक का हाईवे है। आप जा सकते हैं, बिल्कुल दिल्ली से जोड़ा जाएगा इसको वाराणसी से, कि आप सीधा यहाँ से थाईलैंड बाय रोड पहुँच जाओ। इसके अलावा कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर भी इंडिया म्यांमार में काम कर रहा है। तो कई सारे प्रोजेक्ट्स जो डेवलप किए जा रहे हैं म्यांमार के साथ भारत के। मुद्दे में क्यों था? क्योंकि यहाँ पर जो पाइपलाइन है उसको फेंस करने की बात की गई थी। क्यों रिक्वायर्ड थी? क्योंकि हिंसा बढ़ रही है उस रीजन में। कौन कर रहा है काम? तो BRO। अगला आर्टिकल, इंडिया इजराइल इशूज़ की हम बात करते हैं। इंडिया इजराइल इशूज़ कैसे अब भारत ज़्यादा करीब आ रहा है इजराइल के, इसके बारे में बात की गई है। कई स्टूडेंट्स को डाउट रहते हैं आखिर इंडिया इजराइल में क्या क्या पढ़ा जाए, क्या इंपॉर्टेंट है इजराइल और पैलेस्टाइन के इशू को। तो इस प्लेस इन न्यूज़ को हम ज़रा गौर से पढ़ते हैं। देखो अभी जो आप देख रहे हो ना ज्योग्राफी, वो आपको कुछ इस तरह की दिखेगी। ठीक है, ये है इजराइल, ठीक है, ये है गाज़ा। गाज़ा में एक ग्रुप है जिसका नाम है हमास। हमास एक
मिलिटेंट या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, डिपेंड करता है आप कहाँ के हो, उस हिसाब से इसको कैटेगराइज कर सकते हो। यहाँ वेस्ट बैंक है, यहाँ ऊपर ये वाला हिस्सा है सिनाई पेनिनसुला। क्या नाम है इसका? सिनाई पेनिनसुला नाम है? नहीं, ये है गोलन हाइट्स। नीचे है यहाँ, क्या नाम है इस जगह का? सिनाई पेनिनसुला। मैं इन जगहों का नाम इसलिए बता रहा हूँ, अक्सर आपसे पूछा जा सकता है। वेस्ट बैंक के पास यहाँ पर है गैलीली सी, ठीक है, ये सब याद रखो क्योंकि अब इसको हम एक नए मैप में देखेंगे। पिछले मैप में ये रहा सी ऑफ गैलीली, यहाँ पर है, ये रहा वेस्ट बैंक, ये गाजा स्ट्रिप, ये इजिप्ट, यहाँ पर आपका है सिनाई पेनिनसुला, ये ऊपर गोलन हाइट्स, यहाँ लेबनान और यहाँ पे सीरिया। अब देखिए हुआ ये था, पहली बात है 1948 जब डेविड बेन गुरियन ने डिक्लेयर किया था कि भाई एक स्टेट बनेगा इसराइल का। पहले इसके ऊपर पूरा ब्रिटेन का कब्जा था। ब्रिटेन ने बोला हम ज्यूज़ के लिए एक नया स्टेट बनाएंगे 1948 में। 1920 से ये कोशिश थी कि जो जब ये पहले इलाका ना पैलेस्टाइन का पूरा होता था ओटोमन अम्पायर के अंतर्गत, तो ओटोमन अम्पायर को हरा के ब्रिटेन ने पहले इस पर कब्जा किया और इस पर एक ज्यूश माइनॉरिटी थी, ज्यूश लोग भी रहा करते थे, यहूदी, और मेजॉरिटी जो थी वो अरब ग्रुप्स की थी। तो 1920 से लेके इस बीच में क्या हो रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुकी थी, और हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 थोड़ा लेट स्टार्ट हुई, पर उसके लिए जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का पीरियड है ये, तो उस पीरियड में यूरोप में ज्यूज़ के खिलाफ हिंसा बढ़ रही थी, स्पेसिफिकली जर्मनी के आसपास। तो वहाँ से बहुत से ज्यूज़ अपने एंसेस्ट्रल होम, जहाँ उनकी बेसिक हिस्ट्री है, वहाँ जाना चाहते थे। तो वो जगह थी पैलेस्टाइन के पास। तो वहाँ पर पैलेस्टाइन से आना शुरू किया और वहाँ उनको शरण मिलनी भी स्टार्ट हुई जब यूरोपियन के खिलाफ मुद्दा बढ़ गया। तो काफ़ी भारी संख्या में वो आने लग गए और उन्होंने वहाँ जो ज़मीनें थी वो कुछ खरीदनी भी स्टार्ट कर दी। अरब जो लैंडलॉर्ड्स थे वहाँ से उनसे ज़मीनें भी खरीदी और कुछ ज़मीनों पे कब्जा भी किया और वो बड़ी संख्या में आके वहाँ पे बसने लग गए। इन दैट पीरियड यूनाइटेड नेशंस को लगा कि नहीं अब तो कुछ करना पड़ेगा। ब्रिटेन जब वहाँ से जाने लग गया तो उसने बोला 1947 में एक यूएन रेजोल्यूशन आया, यूएन रेजोल्यूशन 181। याद रखिए यूएन रेजोल्यूशन 181 किससे रिलेटेड है? पैलेस्टाइन से, पैलेस्टाइन इजराइल इशू से। तो यहाँ पर बोला गया कि हम पैलेस्टाइन को 2 राज्यों में बांटेंगे, 2 स्टेट सॉल्यूशन, एक ज्यूइश स्टेट जो इजराइल होगा और एक जेरूसलम का अपना देश। जो ज्यूश लोगों को मंजूर था लेकिन अरब्स को मंजूर नहीं था। तो जो प्लान था उसके तहत ऐसा था कि देखो ये जो हिस्सा होगा ये होगा आपका पैलेस्टीन का लैंड, ये सारा का सारा, और जो वाइट वाला दिख रहा है इजराइल का लैंड होगा। 1948 में स्टेट ऑफ इजराइल बना दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया। पैलेस्टीनियंस ने बोला कि नहीं हम नहीं मानते इसको, और इसके बाद एक युद्ध शुरू हुआ 1948 में, ठीक है। और जब ये युद्ध शुरू हुआ तब हुआ था एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं अल नकबा। अल नकबा मतलब जो फ़लस्तीनी थे, जो फ़लस्तीनियन लोग थे, उनको अपना घर छोड़ के भागना पड़ा था क्योंकि हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इस युद्ध के बाद क्या हुआ, जब 1949 में युद्ध ख़त्म हुआ तो जॉर्डन जो राज्य है, जो एक देश है, उसने वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया। यानी ये हिस्सा जो आज आप देखते हो ये पहले जॉर्डन के कब्जे में था, येलो वाला, ठीक है। और इजिप्ट ने ये गाज़ा कब्जा कर लिया, ये इजिप्ट के पास आ गया, और बाकी में आपकी इजराइल बचा हुआ था, ठीक। 1964 में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत काफ़ी प्रचलित होती है। अब याद रखो अभी क्या है, गाज़ा पे कब्जा किसका है? इजिप्ट का। यहाँ पे कब्जा किसका? वेस्ट बैंक पर, जॉर्डन का। और बाकी जगह इजराइल है, क्योंकि ये सारे अरेबियन कंट्रीज़ हैं। धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाना शुरू करता है, कौन? इजराइल। तो 1967 में एक और युद्ध होता है जो होता है 6 डे वॉर। एक 6 डे वॉर में जितनी अरब कंट्रीज हैं सब एक साथ आती हैं, और इन सब में जब ये वॉर हुई थी ना, तब इजराइल ने जहाँ पे कब्जा किया था इलाके से, उसने कहा था कि भाई यहाँ से पैलेस्टीनियंस निकल जाओ। तो पैलेस्टीनियंस बहुत सारे वहाँ से रिफ्यूजी निकले थे उसके बाद, या तो यहाँ वेस्ट बैंक में आके बस गए थे इस इलाके में, या गाज़ा चले गए थे, या बाकी देशों में चले गए थे। फिर 67 में 6 डे की वॉर हुई जहाँ इजराइल ने अकेले जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया सबको हरा दिया। तो उन्होंने इजिप्ट का इलाका सिनाई पेनिनसुला ये कब्जा किया, ऊपर गोलन हाइट्स कब्जा किया, यहाँ तक कि वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया और गाज़ा पे भी कब्जा कर लिया। हालांकि बाद में उन्होंने गाज़ा को छोड़ दिया और सिनाई पेनिनसुला भी वापस कर दिया इजिप्ट को, जब इजिप्ट ने अपने संबंध नॉर्मल कर लिए थे किसके साथ? इजराइल के साथ। तो अभी तक जो नाम हमने पढ़े, आई होप आपको याद रहे कि क्या क्या ज्योग्राफी थी। इसके बारे में जब पीपीटी मिलेगी आपको इन्फोग्राफिक मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा है, जहाँ बात की गई है अलग अलग ग्रुप्स की जो शुरू किए गए, कि जैसे 1973 में अरब नेशंस ने मिलकर दोबारा अटैक किया इजराइल को, और फिर इजराइल ने उनको हरा दिया। 78 में कैंप डेविड अकॉर्ड हुए थे, पीस डील हुई थी इजिप्ट और इजराइल के बीच में, और उसके बाद 82 में फिर एक लेबनान के साथ युद्ध हो गया इनका। फिर 87 में पहला इंतिफादा हुआ, यानी जो पैलेस्टीनियन थे उन्होंने कहा कि हमारी जो स्थिति है बहुत ख़राब है इजराइल में,
हमारी राइट्स के लिए कुछ करना चाहिए। और प्रोटेस्ट हुए दुनिया भर में, वेस्ट बैंक में भी प्रोटेस्ट हुए और ये मुद्दा उसके बाद बढ़ता ही रहा। 1993 में ओस्लो अकॉर्ड हुए, फिर एक और ओस्लो अकॉर्ड हुआ जहाँ चीज़ों को थोड़ा नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई। देखिए मुद्दा ये कि टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी, पर अभी मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। एक ब्रॉड वीडियो और आएगी चैनल पे जहाँ मैं पूरे इसको एक्सप्लेन करूँगा। ये एक ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि इजिप्ट में क्या क्या हुआ, जो आपको दूसरी वीडियो वो भी आप इस पर देख पाएंगे। तो ये चीज़ें हुई और इसमें जगह जो न्यूज़ में मैं वो बताना चाह रहा हूँ वो आप याद कर लो कौन कौन सी है। ये है इजराइल, ठीक है, ये गाज़ा पट्टी साइड में गाज़ा, यहाँ पर है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक असल में एक नदी का भी नाम है। यहाँ पास में इसके क्या है, जॉर्डन, जिसका कब्जा पहले वेस्ट बैंक पे था। वेस्ट बैंक के पास जॉर्डन है। जॉर्डन और इजराइल के संबंध अभी नॉर्मल है। जॉर्डन के ठीक ऊपर है सीरिया और सीरिया के पास यहाँ है लेबनान। अब लेबनान में एक ग्रुप है जिस ग्रुप का नाम क्या है, हेजबुल्ला। ये हेजबुल्ला है, ये सीरिया है, इजराइल, गाज़ा, गैलिली सी यहाँ पर आपको दिख रहा है ऊपर छोटा सा वाइट वाला, और पास में डेड सी है यहाँ पर, और ये जॉर्डन पास में, इसके पास इराक, ईरान। तो ये मैप आपको क्लियर हो गया। ये सी कौन सा है, तो मेडिटेरेनियन सी है। नीचे इजिप्ट है, यहाँ पर क्या है, सनाई पेनिनसुला है जो इजिप्ट को वापस कर दिया इन्होंने। ऊपर यहाँ गोलन हाइट्स है जिस पर अभी तक कब्जा करके बैठे हुए हैं इजराइल ने। तो ये आपको एक बेसिक ज्योग्राफी आएगी, सब पता लग गई होगी कि वॉर हुई तब इन्होंने एक बार गोलन हाइट्स कब्जा किया और नीचे आपका सिनाई पेनिनसुला कब्जा किया, बाद में वापस कर दिया। अभी देखिए ये रहा गोलन हाइट्स, इसके ऊपर बमबारी यहाँ लेबनान से हुई है। लेबनान में कौन लोग रहते हैं, तो हेजबुल्ला ग्रुप है जो लेबनान में रहता है। हमास कहाँ पर है, गाज़ा में। हेजबुल्ला कहाँ पर है, लेबनान में। और इन दोनों को सपोर्ट कौन करता है, तो ईरान, ठीक है। और सीरिया भी सपोर्ट करता है हेजबुल्ला को। तो ये सभी कारणों से जो अभी युद्ध है काफ़ी बड़ा भयावह यहाँ होता दिख रहा है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि एलेप्पो कहाँ है, तो एलेप्पो है सीरिया का एक शहर जहाँ इस बार बमबारी हुई। डेमास्कस, वहाँ भी बमबारी हुई। गोलन हाइट्स पे भी बमबारी हुई, जो हिजबुल्लाह ने वहाँ कोशिश की बमबारी करने की कि शायद उस एरिया पे कब्जा कर ले। तो ये सब इस टाइम पे हो रहा है, इसलिए ये सारी कंट्रीज इंपॉर्टेंट हो जाती है लोकेशन वाइज, कहाँ कहाँ लोकेटेड है। आई होप आपको आइडिया लग गया हो। एक ब्रॉड वीडियो इसके लिए और बनेगी इजराइल पैलेस्टाइन इशू एक्सप्लेन करते हुए वीकली दिस व्यूज़ में, ठीक है। अब अगला टॉपिक है इंडिया तंजानिया के बारे में क्या हुआ। रिसेंटली जो तंजानिया के प्रेसिडेंट है सुलुहु, उनके साथ बात हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और दोनों ने बोला कि बायलैटरल रिलेशंस को हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक ले जाएंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल तब आता है जब दो देशों के बीच में जब उनमें सिक्योरिटी का डायमेंशन भी आ जाता है, ट्रेड और के अलावा वो सिक्योरिटी पे भी डिस्कस करने लगते हैं, तब वो चीज़ आती है। तंजानिया कहाँ लोकेटेड है, बिल्कुल यहाँ लेक विक्टोरिया दिख रही है आपको यहाँ, उसके पास तंजानिया है। अगेन इट्स अ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन कंट्री। तो हम अफ्रीका में जो अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं, ट्रेड ग्रो करना चाहते हैं, उसके लिए तंजानिया बहुत रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट कंट्री है। तो जब इन दोनों देशों की बैठकें हुई तो इन्होंने डिफेंस कोऑपरेशन में फोकस किया, 5 साल का रोड मैप बनाया। अब देखो डिफेंस कोऑपरेशन मतलब सिक्योरिटी डायमेंशन में आना, इसलिए कह रहे हैं कि अब हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो गई है किसके साथ, तंजानिया के साथ। तो इनके प्रेसिडेंट सामिया सुलुहु अभी 4 दिन के विजिट पर है, और जब ये पार्टनरशिप और बड़ी है, इससे होगा फ़ायदा ये कि इंडिया को अफ्रीका में और ज़्यादा चांस मिलेगा चाइना के साथ compete करने के लिए। चाइना बहुत आगे से बढ़ रहा है अफ्रीका में, ऑलरेडी बहुत देशों का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना है, और चाइना का इस्तेमाल वो कर सकता है इंडिया के खिलाफ एक स्ट्रॉन्गर ग्लोबल जो अप्रोच रखना चाहता है चाइना, उसके लिए। दोनों में बोला है कि वो ट्रेड करेंगे, कोशिश करेंगे कि बायलैटरल करेंसी में किया जाए, लोकल करेंसी में किया जाए, जिससे आसानी के साथ ट्रेड हो पाए। मिलिट्री ट्रेनिंग, मैरीटाइम कोऑपरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर फोकस रहेगा। यानी इंडिया मिलिट्री को उनकी ट्रेन भी करेगा, डिफेंस कोऑपरेशन पे फोकस रहेगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे फोकस रहेगा। दोनों के पास एक बड़ी कोस्टल सिचुएशन है। देखिए यहाँ भी कोस्ट लाइन है बड़ी सी, इंडिया की तो है ही है, पूरी की पूरी इंडिया की कोस्ट लाइन है। तो इंडिया से काफ़ी कुछ सीख सकता है तंजानिया, और स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर और बाकी रिलेटेड चीज़ों पर ग्रोथ की बहुत संभावना है दोनों देशों के बीच में। तो अब देखो तंजानिया को कहाँ है, यहाँ कीनिया के जस्ट नीचे, ठीक है। मोज़ेम्बिक और कीनिया के बीच में जो स्टेट है वो है तंजानिया, मेडागास्कर के ठीक सामने। ये रहा आपका केप ऑफ गुड होप यहाँ पर, साउथ अफ्रीका, मोज़ेम्बिक, तंजानिया, कीनिया, सोमालिया, इथियोपिया। इस तरह आप चीज़ों को याद कर सकते हैं ताकि लोकेशन की प्रैक्टिस ढंग से हो जाए। अगला आर्टिकल बात करता है अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया जहाँ 2000 से ज़्यादा लोगों की जाने गई हैं। ये कहाँ हुआ, तो ये हुआ है अफगानिस्तान के वेस्टर्न प्रोविंस में, बिल्कुल यहाँ हेरात के पास। यहाँ ये अर्थक्वेक हुआ है। इससे पहले और भी कई सारे अर्थक्वेक अफगानिस्तान में हुए। इस हफ्ते एक और अर्थक्वेक आया, बहुत सारे आफ्टर शॉक्स भी हुए। तो पहली चीज़ ये कि कहाँ पर है,
अफगानिस्तान लोकेटेड, इंडिया पाकिस्तान के ठीक ऊपर सेंट्रल एशिया के पास अफगानिस्तान लोकेटेड है। और क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी है जो उसको बहुत ज़्यादा प्रोन बनाती है किस चीज़ के, तो भूकंप के। क्यों भाई, अब देखो यहाँ अफगानिस्तान है तो यूरेशियन प्लेट जो है ये और जो इंडियन प्लेट है, धरती कई सारी प्लेटों में बटी हुई है, तो इन प्लेटों में अक्सर हलचल होती रहती है। तो यहाँ जो इस पॉइंट पे लोकेटेड अफगानिस्तान है, इसलिए यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं अर्थक्वेक के, इसलिए इट्स ससेप्टेबल टू अर्थक्वेक जोन। और जहाँ जहाँ मेजर अर्थक्वेक हुए अगर आप देखो तो बादशाह खान में, कुनार में, पक्तिका में, हिंदू कुश में, और कईन में, तरखार में, और अभी इस बार कहाँ, क्या नाम बताया जगह का मैंने आपको जहाँ इस बार अर्थक्वेक हुए हैं, क्या नाम है जगह का बताइए मुझे, और क्यों हो रहे हैं। हरात जैसी जगहों पर क्यों अर्थक्वेक हो रहे हैं इतने ज़्यादा, क्योंकि जिस जगह ज्योग्राफी है अफगानिस्तान की वो उसको दो प्लेटों के बीच में अवस्थित है जहाँ टर्मर्स और मूवमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये हुई अफगानिस्तान की बात, जहाँ पर अभी तालिबान का शासन है, इसीलिए वहाँ पर कोई ह्यूमैनिटेरियन सहायता देना भी मुश्किल हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल बात करता है चाइना के बारे में, जहाँ एशियन गेम्स में इंडिया ने झंडे गाड़ दिए। चाइना ने 201 मेडल जीते, गोल्ड मेडल, लेकिन इंडिया ने पहली बार 100 मेडल का आंकड़ा भी पार किया। उन्होंने केवल 201 गोल्ड मेडल जीते, याद रखिए, इंडिया ने भी 100 मेडल का आंकड़ा पार किया और 28 गोल्ड मेडल जीते। तो एक बहुत बड़ी सफलता इंडिया की एशियन गेम्स में रही। और कहाँ हुआ, तो हैंगजो में। और इस जगह को जब हम पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ जानते हैं चाइना के बारे में। चाइना की ज्योग्राफी अगर देखो तो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, तिब्बत का प्लेट्यू, कुनलुन माउंटेन्स, तियान शान माउंटेन, तकलामकान डेजर्ट। ठीक है, जितने भी शान अगर आप पढ़ो तो शान वाली चीज़ें जितनी आएंगी वो सारी चाइना में है। ठीक है, अल्तुन शान, तियान शान, ये सारी जो आपको माउंटेन्स है कहाँ मिलेंगे, चाइना में मिलेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो आपको इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स यहाँ मिलते हैं, टकलामकान, गोबी, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट है जो आपको चाइना में देखने को मिलते हैं। लेकिन चाइना के बारे में एक चीज़ जो और हमें जाननी चाहिए कि आपको चाइना दिख रहा है बहुत बड़ा सा, लेकिन यहाँ एक लाइन है जिसे हम टेंगचोंग हेहे लाइन कहते हैं। ये दो एरियाज़ हैं, हेहे और टेंगचोंग। इसको हु हुआंगयोंग लाइन भी कहते हैं। इसको हु हुआंगयोंग लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि हु हुआंगयोंग नामक व्यक्ति ने ऐसा बताया कि ये जो शहर हैं आईहुआई और टेंगचोंग, ये अराउंड 1935 के आसपास उन्होंने बताया था कि चाइना की जो पॉपुलेशन है उसका 94% हिस्सा इस लाइन के किधर रहता है, इस तरफ रहता है, और 6% केवल इस बड़ी टेरिटरी के ऊपर रहता है। ये डिवाइड क्यों है, ये डिवाइड इसलिए क्योंकि इस रीजन में रहना बहुत मुश्किल है। ये जो पूरी ज्योग्राफी है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सस्टेन, इसलिए इनके पास एरेबल लैंड जो है वो बहुत कम है इंडिया से। एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम है, एग्रीकल्चर सूटेबल लैंड। इनके पास एरिया बहुत ज़्यादा है पर वो रहने लायक नहीं। इंडिया जैसे नहीं कि पूरी इंडिया में लोग रहते हैं। तो चाइना का एक बड़ा सेक्शन वो है जहाँ पर कोई नहीं रहता, जिसमें इधर आपका तिब्बतन पेनिनसुला आ गया, इधर अगर आप जो जिंजियांग का प्रोविंस आ गया, यानी ये पूरा इलाका तिब्बतन प्लेट्यू, और ये इधर वाला आपका टकलामकान डेजर्ट के आसपास का इलाका ये ऑलमोस्ट खाली रहता है। आपकी सारी जनसंख्या इधर ही रह रही है। यहीं आपको सारे मेजर शहर दिखेंगे, ब्राज़ील हो, आपको डेंगचू हो, चैंगचुआन हो, फुशान हो, तो ये सारे चेंगडू हो, सब आपको इसी लाइन के इधर दिखेंगे। कोई शहर उधर नहीं दिखेगा लाइन के, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ रहती है, बियॉन्ड द लाइन ऑफ टेंगचोंग एहुए। इसी में सारी 94% इनकी पॉपुलेशन इनकी समाहित है। इसीलिए चाइना चाहता है कि ये जो रूट है ना लैंड वाला, यहाँ से उनका सारा सामान जो है, सारे लोग यहाँ रहते हैं, सारी खपत की सामग्री यहाँ आती है, सब इस शिप रूट से आती है। जो रूट है नीचे, जो रूट है इसे हम कहते हैं मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट से पास करती हुई आती है। तो मलक्का इज़ लाइक अ प्लेस जिसको अगर आप लोग तो चाइना की सांसें रुक सकती है। इसलिए चाइना लैंड रूट डेवलप करना चाहता है। इसलिए वो चाहता है यहाँ से यहाँ तक पूरा हम पाकिस्तान से होते हुए रोड्स बनाए, ताकि बिना समुद्र का सहारा लिए, बिना फंसे हुए इस चक्कर में हम इंटरनली ही चीज़ों को ट्रेड कर पाए। और वो चाहता है कि अब वो और एक्सपेंड करे अपने एरियाज़ को। इसलिए चाइना इतना डरता है तिब्बत को लेकर कि इंडिया के ऊपर इसलिए हमला बनाए रखने की कोशिश करता है कि यहाँ तो कोई रहते नहीं है, अगर ये तिब्बतन को साथ लेके आ गए तो शायद वो विद्रोह कर दे। ये एक रीज़न है उनकी इनसिक्योरिटी का भी। तो इस चीज़ में आपको मुझे बताना है कि हुआंगवांग लाइन कहाँ पर है, एहुआई और टेंगचोंग कहाँ पर है, और जो इम्पॉर्टेंट शान माउंटेन्स है या फिर टकलामकान डेजर्ट है या गोबी डेजर्ट है कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये जो मैं बेसिक रेफरेंस पॉइंट लाया ताकि आपको याद रहे ये चीज़ें। साउथ चाइना सी कहाँ पर है, इस मैप में पहले देखते हैं। ये आपका साउथ चाइना सी है, यहाँ आपका हैनन आइलैंड है, ये रहा ताइवान। ठीक है, मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ। अब आप देखो ना, तो ये रहा ताइवान,
या हांगकांग है या मकाओ है, तो सारा का सारा जो मेन इनका इंडस्ट्रियल हब है यहीं पर, जहाँ ग्वांगजो है या नैनिंग प्रोविंस है, तो यहीं सारा इनका मेजर जो है वो ट्रेड होता है और यहीं पर है आपका साउथ चाइना सी। इसलिए साउथ चाइना सी के ऊपर पूरा का पूरा कब्जा जमाने की फिराक में है चाइना और इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। इधर साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रियाँ और ताइवान वगैरह, फिलीपींस वगैरह इनसे इस चक्कर में लेकर खफा है। तो ये बेसिक ज्योग्राफी है, आई होप आपने देखी होगी। यहाँ पे भी देख सकते हैं इंपॉर्टेंट माउंटेन्स और जो डेजर्ट्स हैं। पहले एक दो क्वेश्चन आप मुझे बताइए, इनमें से कौन सी कंट्री राफा बॉर्डर के पास है? राफा बॉर्डर बहुत न्यूज़ में है रिसेंटली, क्या आपको पता है राफा बॉर्डर कहाँ है, उसकी क्या रेलेवेंस है, क्यों इंपॉर्टेंट है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आप मुझे बताइए कहाँ पर है ये। वीडियो के एंड तक आपको इसका जवाब पता चल ही जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री इस एग्रीमेंट का पार्ट ऑफ कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन एग्रीमेंट, इनमें से कौन इनका पार्ट है? देखिए ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों में रेलेवेंस रखते हैं। राफा बॉर्डर तो न्यूज़ में था ही, प्लस ये जो COFA एग्रीमेंट है ये किन कंट्रीज के बीच में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी अपरेटस और इंडो पैसिफिक के लिए बहुत रेलेवेंट टॉपिक है ये। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़े। इससे पहले आपके लिए न्यूज़, लखनऊ और पटना में अगर आप हैं तो जरूर ज्वाइन करिए हमारे ग्रैंड सेमिनार को। आप रजिस्टर कर सकते हैं लिंक में जो हमारी वेबसाइट की में आपको नीचे मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन है और डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से आप रजिस्टर करिए और ये ग्रैंड सेमिनार अटेंड करिए जहां आपको सारी जानकारी दी जाएगी प्रिपरेशन के बारे में और आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा ये। तो जरूर ज्वाइन करिए इस सेमिनार को। आगे बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। पहली बात कि कहाँ है जो टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो कवर करेगा किन किन रीजन्स को। यहाँ छोटी सी कंट्री है श्रीलंका, श्रीलंका के बारे में जानेंगे, पैसिफिक आइलैंड्स के बारे में जानेंगे, यहाँ कुछ कंट्रीज हैं उनके बारे में हम चीज़ें जानेंगे, प्लस हम ये भी समझेंगे कि मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, USA क्या कर रहा है, ये सब हम समझेंगे इस वीडियो में। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ये आपको जानकारी मिल जाएगी। जो पहला टॉपिक है ना वो FIPIC के बारे में है। कुछ पता है आपको FIPIC क्या होते हैं? फोरम फॉर इंडिया एंड इंडो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, यानी इंडो पैसिफिक आइलैंड में जो कंट्रीज हैं, पैसिफिक ओशन में जो कंट्रीज हैं, उनका एक ग्रुप है। उन ग्रुप की कंट्रीज के साथ भारत एक फोरम बना के बात करता है, उसे कहते हैं FIPIC। ठीक है, इनमें कौन सी कंट्रीज हैं, क्या कहानी है, पहले ये जानते हैं। देखिए न्यूज में क्या है, FIPIC न्यूज में सिफेपिक भी कहते हैं, ये फोरम फॉर इंडो पैसिफिक इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, यानी पैसिफिक आइलैंड की कुछ छोटी छोटी कंट्रीज हैं, आइलैंड कंट्रीज, यहाँ आपको देखिए ढेर सारी। इन कंट्रीज के साथ इंडिया लगातार एक फोरम करता है जिनमें कोऑपरेशन को लेकर, ग्रोथ को लेकर बात की जाती है। बात यह है कि ये 2014 में बना, किसके साथ? इंडिया और 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। कौन कौन सी हैं? जिसमें कुक आइलैंड हो गया, फिजी, किरबाती, मार्शल आइलैंड्स, ये सारे यहाँ की जो 14 कंट्रीज हैं इनके साथ FPIC काम करती है। तो यहाँ समोआ हो गया, सोलोमन आइलैंड्स हो गए, सारी कंट्रीज इसका पार्ट है। इन सब ने पहली बार जो मीटिंग की थी ना वो सुवा फिजी में हुई थी 2014 में, उसके बाद फिर सेकंड समिट हुई, फिर थर्ड समिट हुई। इस फोरम का काम क्या है? इसका काम है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, बिजनेसेस को साथ लाना, डेलीगेट्स के अंदर एक्सचेंजेस करना, ऑनलाइन ऑफलाइन जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको बढ़ावा देना, इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, ट्रेड फेयर्स। मेरा आपसे सवाल है कि भाई क्या ज़रूरत है FIPIC की, क्यों रेलेवेंट है ये रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि ये जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, इन आइलैंड कंट्रीज़ पे अगर आपकी प्रेजेंस है, इनके साथ अच्छे संबंध है, तो आपको पैसिफिक आइलैंड में बहुत रीच मिलती है। ट्रेड के लिए भी यहाँ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स यहाँ आपको मिल सकते हैं। तो इन कंट्रीज के साथ मिलकर जो इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, हर देश के 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है, उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जहाँ वो मिनरल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं ओशन की बेड में जाकर। इंडिया इनके साथ मिलकर वहाँ एक्सप्लोरेशन कर सकता है। और इन कंट्रीज के ऊपर लगातार चाइना का दबदबा बढ़ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, इसलिए उनसे कम्पीट करने के लिए बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए यहाँ जाया जाए। तो इसलिए एक फोरम बनाया गया और एक बहुत बड़ी आउटरीच इंडिया की डिप्लोमेटिक। तो इस ग्रुपिंग में कितनी कंट्रीज है? 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। ठीक, क्या करता है? इंडिया का इंटरेस्ट रिन्यू कर रहा है इस रीजन में। इसकी सेकंड समिट राजस्थान में हुई थी 2015 में और 23 में भी इसमें एक समिट हुई है। तो ये जो चेंजेस हुए, फिजी की अगर हम बात करें तो फिजी में बहुत से लोग इंडियन ओरिजिन के हैं, जिनको इंडिया से जो इंडेंजर्ड लेबर हैं उन काम करवाने के लिए अंग्रेज यहाँ से ले गए थे, उनमें से कई लोग वहाँ इंडियन ओरिजिन के हैं। तो ये कंट्री छोटी जरूर है, लेकिन जैसे PM मोदी ने कहा था, नॉट स्मॉल बट लार्ज ओशन कंट्रीज, बहुत बड़ी ओशन में इनका रोल बहुत बड़ा है। वहाँ पे अगर आपकी प्रेजेंस है तो आप बहुत चीज़ों को समझ सकते हैं, सिक्योरिटी डिफेंस के लिहाज से भी, एक्सप्लोरेशन के लिहाज से भी। तो ये ग्लोबल साउथ का पार्ट है। आपको UN में इनके साथ मदद मिलती है, कोई अगर मल्टीलेटरल फोरम है वहाँ इन कंट्रीज के साथ इंडिया नेगोशिएट करता है तो इंडिया को ग्लोबल एक रीच मिलती है,
ग्लोबल लीडरशिप के बारे में इंडिया को पता लगता है, और ये कंट्री डिजास्टर प्रोन रहती हैं। अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो इन आइलैंड्स को बहुत खतरा है, इन कंट्रीज को बहुत खतरा है। इसलिए इंडिया इनके साथ मिलकर ग्लोबल साउथ पे काम कर रही है, इनकी ग्रोथ के लिए काम कर रही है। और प्लस जब कोविड आया था तो इंडिया ने बहुत असिस्टेंस प्रोवाइड की इन कंट्रीज को, चाहे फार्मास्यूटिकल्स की बात कर लो, इवन फर्टिलाइजर और बाकी चीज़ों का एक्सपोर्ट भी इंडिया कर रहा है। याद रखिए, भारत का एक फेमस इनिशिएटिव है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये इंडो पैसिफिक और पैसिफिक ओशंस के ऊपर फोकस करता है ताकि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम पावर बन पाए, इंडिया का ट्रेड बढ़ पाए। तो उन चीज़ों को लेकर ये जो छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज हैं, इनका रोल बहुत बड़ा होता है। देखने में एक कंट्री छोटी सी है, लेकिन ये 10 कंट्रीज मिला के, 15 कंट्रीज मिला के अगर आपका ट्रेड बढ़े, आपकी रीच बढ़े, तो आपको बहुत जगह स्पेस मिलता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये FIPIC कंट्रीज। क्या है आपने समझ लिया, ठीक है। ये आपको आइलैंड्स यहाँ दिख ही रहे हैं, इनके नाम अलग अलग, चाहे जॉनसन अटॉल है, चाहे आपको पलाव की बात कर लें, गुआम की बात कर लें। देखिए इस रीजन में इसके अलावा एक और चीज़ है जो हम जानेंगे। इस रीजन में ना कुछ कंट्रीज को माइक्रोनेशिया कहते हैं, कुछ को मेलेनेशिया कहते हैं और कुछ को पोलिनेशिया कहते हैं। ये अलग अलग तरह का डिवीजन है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिए, माइक्रोनेशिया जिस रीजन को कहते हैं, यहाँ पर माइक्रोनेशिया नाम की एक कंट्री भी है। इस रीजन को भी माइक्रोनेशिया कहते हैं और यहाँ पर एक फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया भी है। यानी एक स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया है जो एक देश का नाम है, वो देश और आसपास की कंट्रीज से गुआम, मैरिना आइलैंड और मार्शल आइलैंड, इनको मिलाकर आप माइक्रोनेशिया ही कहते हैं। तो ये कंफ्यूजन दूर रखिए, क्या माइक्रोनेशिया नाम का एक स्टेट है? हाँ, एक देश भी है माइक्रोनेशिया नाम का। लेकिन जब हम माइक्रोनेशियन रीजन की बात करें तो ये जो पूरा रीजन है ये आपका माइक्रोनेशियन रीजन कहलाता है। साइड में मेलेनेशिया है, इधर आपका पॉलिनेशिया है। मेलेनेशिया में आपका मुख्य रूप से इंडोनेशिया, सोलोमन आइलैंड्स और कैडोनिया इसमें अंदर आता है, जबकि पॉलिनेशिया में न्यूजीलैंड और इसके आसपास की कंट्री जो हवाई तक जाती हैं, वो सारी कंट्रीज का पार्ट होती है। तो कहाँ पर है पॉलिनेशिया, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया? तो पैसिफिक ओशन में। और क्या माइक्रोनेशिया नाम का एक देश भी है? तो हाँ, बिल्कुल एक देश भी है, ठीक है। ये आप समझ गए। तो फिर से देखिए एक बार वो रीजन याद कर लीजिए, कहाँ पर कौन कौन सी कंट्री। ये पैसिफिक आइलैंड फोरम है, इनकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। मार्शल आइलैंड ये न्यूज़ में रिसेंटली रहा है, इसको हम अलग से कवर करेंगे। मार्शल आइलैंड न्यूज़ में क्यों रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर जो टेस्ट होते थे अमेरिका के पहले यहाँ होते थे, तो उससे बहुत नुकसान मार्शल आइलैंड को हुआ था। उसको लेकर वो केस करने भी गए थे अलग अलग जगहों पर। इंडिया पर भी उन्होंने आरोप लगाए थे कि जो भी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं वो टेस्टिंग करके प्रकृति को बहुत हनन कर रही हैं। तो जो मैं मार्शल आइलैंड कंट्री की बात कर रहा था वो कहाँ पर है? यहाँ पर है मार्शल आइलैंड कंट्री, ठीक। अब न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि मार्शल आइलैंड ने अमेरिका के साथ एक नई डील की है। किसके साथ? मार्शल आइलैंड के साथ। कहाँ है मार्शल आइलैंड? ये रहा। तो ये यहाँ हवाई जो रीजन है अमेरिका का, उसके बहुत करीब है। ये ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच का पार्ट है ये मार्शल आइलैंड। इनके साथ डील किया हुआ है। देखियो नॉर्मली ना इस रीजन में कई सारी छोटे मोटे आइलैंड्स हैं। इन आइलैंड्स ने एक ग्रुप बनाया हुआ है COFA, कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन। ये वो कंट्रीज हैं, ये वो आइलैंड कंट्रीज हैं जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज तो हैं, लेकिन इनकी सिक्योरिटी डिफेंस का जिम्मा अमेरिका के ऊपर है, यानी यूएसए के ऊपर है। तो वॉशिंगटन इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है, इनका डिफेंस और इनको इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सालों तक अमेरिका ने इसको नेग्लेक्ट किया, लेकिन अब जब चाइना यहाँ तक पहुंच रहा है, इन आइलैंड में चाइना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, इनको डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है, तब अमेरिका जाग गया। तो ये है क्या है? कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट किसके किसके बीच में है? अमेरिका और 3 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के बीच में। किस किस कंट्री के बीच में? फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ पलाउ के बीच में। तो जो मैंने आपको पहले भी बताया कि फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया एक देश भी है और उस रीजन को भी कहते हैं। जो देश की बात करें तो यहां पर ये फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, कौन कौन सी कंट्रीज पार्ट है इस ग्रुप का? एक ये, एक मार्शल आइलैंड और दूसरी कौन सी है? पलाउ। 3 कंट्रीज का पार्ट है जो आपको यहां भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये कंट्रीज है जिसको आप कह सकते हैं कि ये पार्ट है अमेरिका के साथ, जिसका डिफेंस कौन देखता है? अमेरिका। अब अगर यहाँ चाइना पहुंच जाए तो इसका मतलब चाइना ने भी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। तो अचानक से अमेरिका ने नया एग्रीमेंट मार्शल आइलैंड के साथ किया, अराउंड $2.5 बिलियन के आसपास, $2.3 बिलियन, ताकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए और इनमें ग्रोथ के ऊपर काम किया जाए। ये कंट्रीज 40s में और 50s में यहाँ पे बहुत से न्यूक्लियर टेस्ट किए थे अमेरिका ने, जिसका अभी तक वो दंश झेल रहे हैं। इसलिए मार्शल आइलैंड ने कई देशों के ऊपर केस भी किया था। आई होप आपको अब एक चीज पता लग गई होगी कि कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन किसके साथ है। 3 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज कौन कौन सी है? आपका कौन कौन सी कंट्री है? पलाउ प्लस मार्शल आइलैंड प्लस फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया। लेकिन माइक्रोनेशिया नाम का एक रीजन भी है, पोलिनेशिया नाम का रीजन भी है, वो रीजन को कहते हैं, ये एक देश का नाम है, ठीक है। इनका किसके साथ एग्रीमेंट है? अमेरिका के साथ। यहाँ कौन पहुंच रहा है? चाइना। इस डर से उन्होंने क्या किया? एग्रीमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे कौन सा देश लोकेटेड है, किस रीजन में है, तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। अगला आर्टिकल जो न्यूज में है ना, वो है एक देश के बारे में जो बहुत खतरनाक रूप से आगे बढ़ रहा है, यानी चाइना। चाइना इन आइलैंड्स पे क्यों पहुंचा? क्योंकि
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक चाइना का इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत वो क्या करते हैं, पूरे रीजन में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। कहते हैं आओ हमसे व्यापार करो, हम आपको ट्रेड इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके देश में बड़ा सा पुल बना देंगे, ग्रोथ को पुश करेंगे। आपको लगता है कि हाँ भाई हमारे देश को लोन दे रहे हैं सस्तों में, चलो एक लोन लेके एक बड़ा सा रोड बनाते हैं, इससे ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। लेकिन उसकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो इतनी हाई होती है और वो जो जगह होती है इतनी अनवायबल होती है, जहाँ ट्रेड करने का कोई स्कोप नहीं है। कोई वहाँ व्यापार करने आएगा भी नहीं, आपने पैसे लगा दिए, लोन ले लिया, अब लोन चुकाओगे कैसे? तो चाइना हमेशा क्लॉज लगाता है कि लोन नहीं चुका सकते तो वो ज़मीन हमें 100 साल की लीज पे दे दो, या वो हमारी कंपनियां वहाँ ऑपरेट करेंगी। तो वो ज़मीन आपकी रही लेकिन वो चाइना के कब्जे में एक तरह से आ जाती है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कहा जाता है कि ये जो इनिशिएटिव है ये दुनिया को जोड़ने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन असल में ये एक डेट ट्रैप है। यानी आप किसी को जाल में फंसा रहे हो, अपने किस चीज़ के, कर्ज के जाल में। इस डेट ट्रैप में पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, श्रीलंका जैसी कंट्रीज बुरी तरह फंस रही हैं। स्पेसिफिकली पाकिस्तान, श्रीलंका तो बहुत बुरी तरह फंसे हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा जो डेट है वो केवल चाइना का है। उनकी जीडीपी जितनी बड़ी है उससे ज़्यादा डेट वो ले चुके हैं, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इन कंट्रीज के लिए क्रिएट कर रहा है। इसी कंट्रीज में अभी 2 दशक हो चुके हैं, 2 डेकेड्स हो चुके हैं, किस चीज़ के, BRI इनिशिएटिव के। तो इस इनिशिएटिव को पुश लगातार किया जा रहा है और चाइना का डेट ट्रैप जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, और श्रीलंका, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, मालदीव्स ऐसी कंट्री जिनका जीडीपी बहुत छोटा है और जो एक इंपॉर्टेंट आइलैंड कंट्रीज है, यहाँ पर अगर वो अपनी ग्रोथ बढ़ाती है ना इन आइलैंड्स पे ऊपर, तो होता ये कि पूरा का पूरा जो यहाँ का चोक पॉइंट है, यानी वो इलाके जो ट्रेड के लिहाज से बहुत रेलेवेंट है, जहाँ से मैक्सिमम ट्रेड मूव करता है, तेल मूव करता है, उन आइलैंड के ऊपर लगातार कब्जा जमाने की कोशिश है। अभी 140 कंट्रीज के साथ चाइना ने BRI साइन कर रखा है, जिसमें इंडिया जैसे ऑब्वियसली इसका पार्ट नहीं है, जिसमें एक रूप से श्रीलंका भी बहुत हद तक जिसमें सफर कर रहा है। तो इन कंट्रीज के ऊपर जहाँ चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लोन में फंसा के उनके एरियाज पे कब्जा करने की बात हो, इंडिया के नियरेस्ट हम्बनटोटा पोर्ट जो श्रीलंका में है उस पर भी चाइना ने कब्जा जमा लिया बिल्कुल। तो ये सब हो रहा है और इसका 2 दशक पूरा हो चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी कि इंडिया किसी भी तरह यहाँ इसको काउंटर करे। इसकी इंडिया, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, जिसमें हमने सागर इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और क्या क्या लॉन्च किया इंडिया ने, हमने बाकी चीज़ें कवर भी करी थी। क्या क्या हुआ है, ग्लोबल गेटवे ये लॉन्च किया गया है, ठीक है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड ये लॉन्च किया गया है, B3W। इसके अलावा इंडो पैसिफिक फोरम लॉन्च किया गया है। ये सब शुरू किए गए हैं इंडिया, कोई यूरोपियन यूनियन के द्वारा है, कोई इंडिया अमेरिका के द्वारा है, कोई आसियान के द्वारा है। क्यों किया जा रहा है ये? ताकि चाइना के दबाव में ये कंट्रीज ना फंसे। इसलिए इंडिया ने जो PIC कंट्रीज हैं, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, उनके साथ भी एग्रीमेंट साइन के फोरम बनाया ताकि ग्रोथ हो सके, ठीक है। अब अगली पॉइंट पे आते हैं, जो श्रीलंका। ये जो लगातार चीजें होती है ना, इससे हम चाइना को कंटेन करना चाहते हैं, वरना चाइना पूरी दुनिया पे दबाव और बढ़ा लेगा, अपने डेट ट्रैप उनको फंसा लेगा। ये बातें तो हो गई डेट ट्रैप की। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, जो बात करता है श्रीलंका की। श्रीलंका और भारत के बीच में एक फेरी सर्विस स्टार्ट हुई कि आप एक शिप लेके यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। कहाँ से कहाँ? तो नागापट्टनम का पोर्ट वहाँ और कंकनीस्तुरी का पोर्ट जो श्रीलंका में, इनके बीच में ये 1 to and fro मूवमेंट होगी। ये मूवमेंट फेरी सर्विस यानी आप शिप के थ्रू जा सकेंगे। इसका किराया 7,000 रुपये के आसपास होगा और इन 2 देशों में एक सी के द्वारा कनेक्टिविटी जोड़ी जाएगी। लगभग 40 साल के बाद ये फेरी सर्विस स्टार्ट हुई है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? देखिए, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट यहाँ पर है। ये नॉर्दर्न रीजन हिस्टोरिकली तमिल डोमिनेटेड एरिया था, यहाँ बहुत तमिल लोग रहते थे और ऑब्वियसली यहाँ तमिलनाडु स्टेट है इंडिया का, तो इनके बीच में काफ़ी कल्चरल एक्सचेंजेस होते थे, काफ़ी लोग आते जाते थे। लेकिन जब से सिविल वॉर श्रीलंका में स्टार्ट हुई तो ये सर्विसेज रोक दी गई और अगर आपको फ्लाइट लेके जानी है तो बहुत महंगा पड़ता है। तो इसलिए ये जो फेरी सर्विस है ये वहाँ के लोगों को आने जाने में बहुत आसानी प्रोवाइड करेगी। और सिविल वॉर जो खत्म हुई श्रीलंका की, LTTE यानी तमिल टाइगर फोर्सेस की हार के बाद, अब इनिशियली जब श्रीलंका थोड़ा सा अभी इकोनॉमिक डाउनटर्न में था, थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ है, तो ये फेरी सर्विस दोबारा शुरू की गई है। देखिए, श्रीलंका का ना ये ऊपरी रीजन है, यहाँ पर तमिल डोमिनेट करते हैं, इसे कहते हैं नॉर्दर्न श्रीलंका। यहाँ पर है जाफना, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ करता था LTTE का एक समय में। यहाँ बहुत से तमिल लोगों का डोमिनेटेड एरिया है, यहाँ के रीजन में सिंहलीज रहते हैं। तो ये जो सदर्न पार्ट है, श्रीलंका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन्हीं इलाकों में करता था, नॉर्थ में करता ही नहीं था। वहाँ तमिलियन लोग रहते थे, यहाँ सिंहली लोग रहते हैं। तो 2 भाषा बोलने वाले लोग, एक सिंहली बोलने वाले और तमिलियंस। जो तमिल बोलने वाले लोग हैं नॉर्दर्न श्रीलंका में थे, सदर्न और सेंट्रल में सिंहली बोलने वाले। और श्रीलंका ने अक्सर तमिलियंस को ऐसे बोला है कि आप इंडियन हो, आप श्रीलंका के नागरिक नहीं हो। इन्होंने उनकी लैंग्वेज को दर्जा नहीं दिया, जो एक सरकारी दर्जा मिल सकता है, ना ही उन एरियाज में इन्वेस्टमेंट की। तो वहाँ LTTE जैसे ग्रुप खड़े हो गए और वहाँ उनको थोड़ा बहुत समर्थन भी इंडिया के ग्रुप से मिला
क्योंकि श्रीलंका और तमिलनाडु बहुत पास पास है, तो वहाँ तमिल एक तरह का सपोर्ट, एथनिक सपोर्ट भी मिला। उसके बाद LTT खड़ी हुई, लेकिन हमें इंडियन सरकार ने सपोर्ट नहीं किया था उनका ऑफिशियली पॉइंट पे भी। बाद में राजीव गांधी की मृत्यु भी हो गई और एक जिसकी जिम्मेदार LTT थी। और रिसेंटली जब 2010-11 के आसपास जब श्रीलंकन आर्मी ने पूरी तरह यहाँ से हराया LTT को, एक टाइम में LTT का कब्जा यहाँ तक हो चुका था, आधा श्रीलंका उनके कब्जे में था, तब जाकर फिर युद्ध हुआ जहाँ इंडिया ने बोला कि हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं देंगे जाफना को, ना ही सपोर्ट देंगे LTT को। तो श्रीलंकन आर्मी पूरे इलाके पे कब्जा करते हुए पूरे श्रीलंका पे कब्जा कर पाई। तो इसलिए ये जो इलाका है नॉर्दर्न वाला, ये हमेशा ज़्यादा डेवलप नहीं रहा। और यहाँ पर फिशिंग भी नहीं होती थी इस रीजन में, क्योंकि यहाँ पे हिंसा का हाल था, तो ये शिप्स आते नहीं थे और यहाँ से फेरी सर्विस भी नहीं थी, तो इंडिया के फिशरमैन यहाँ तक आके फिशिंग किया करते थे। तो अब जब चीज़ें स्टेबलाइज हुई तो श्रीलंका कहना है कि भाई आपके फिशरमैन हमारे इलाकों में आके फिशिंग कर रहे हैं, हम नहीं करने देंगे। और यहाँ के फिशरमैन को आदत है, तो वो दिक्कत का सबब यहाँ बना हुआ है। तो ये भी एक मुद्दा हमेशा इंडिया श्रीलंका के बीच में रहा है और अब जाकर श्रीलंका के साथ चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। एक फेरी सर्विस इसका एग्जाम्पल है। चाइना यहाँ पे डेट ट्रैप पे श्रीलंका को फंसा चुका है। कहाँ फंसा है, कहाँ पे वो ग्रुप है जो 100 साल की लीज पे उनको मिल गया है, तो वह हम्बनटोटा का पोर्ट। याद रखिए यहाँ पर कोलंबो का पोर्ट है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, बहुत ट्रेड यहाँ के थ्रू होता है, एक मेजर पोर्ट है। इंडिया में अगर आपको आना है बड़े शिप्स लेके तो आप नहीं आ सकते, वो कोलंबो पोर्ट पे आते हैं, फिर वहाँ से छोटे छोटे शिप्स में सामान इंडिया की तरफ आता है। कोलंबो एक मेजर पोर्ट है ट्रांजिट का। तो अब उन्होंने चाइना ने बोला श्रीलंका को कि भाई यहाँ पे एक बड़ा पोर्ट हम्बनटोटा में खोल देते हैं, इसमें भी शिप्स आएंगे, आपको बहुत पैसे मिलेंगे, आपकी ग्रोथ होगी। ये रीजन भी वहाँ के राजपक्षे के इलाके का ही है, तो उनको लगा ठीक है हमें बहुत वोट मिलेंगे। लेकिन ये खोला पोर्ट और यहाँ शिप्स लगते नहीं हैं, क्योंकि ऑलरेडी कोलंबो पोर्ट बहुत प्रोमिनेंट है और इसके पास आगे आपको सिंगापुर का पोर्ट है थोड़ा दूर, तो लोग वहाँ चले जाते हैं, यहाँ कोई नहीं आता। तो लीज तो ले ली, पैसे दे नहीं पा रहे, इन्वेस्टमेंट कर दी है, अब खाली सा पोर्ट है ये। तो ये फिर दोबारा 100 साल के लिए अब 99 ईयर्स की लीज पर चाइना ने वापस एक तरह से जमा लिया कब्जा यहाँ। और कह तो रहे कि हमारी नेवी के लोग नहीं है, हमारे सिविलियन यहाँ काम करते हैं, पर क्या पता उनके लोग यहाँ आके काम करते हो। तो इसलिए हम्बनटोटा पोर्ट प्राइम एग्जाम्पल है जहाँ से चाइना और उसके लोग इंडिया पे नज़र रख सकते हैं। यहाँ की जो मूवमेंट है इंडियन ओशन में, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, इस पूरे रीजन में यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन अब जो है इंडिया वहाँ पे खुद इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारी कर रही है, इन्होंने एयरपोर्ट बनाया है, कोलंबो में एक टर्मिनल भी इंडिया बिल्ड कर रही है। तो अब जाके श्रीलंका इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पॉलिटिक्स है श्रीलंका की, जहाँ क्या शुरू हुआ फेरी सर्विस। तो जाफना कहाँ पर है, कोलंबो कहाँ पर है, हम्बनटोटा कहाँ पर है, उसके पास गौल एक बहुत फेमस बीच है, जगह पानी बिल्कुल नीला है, बहुत सुंदर बीच है वो। तो ये आपको यहाँ से पता लग गया, ठीक है। और तमिलनाडु के साथ इनके विवाद भी पता है आपको थोड़े बहुत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली बात है विजिंजम पोर्ट की। ये कहाँ पर है, इंडिया का पहला एक डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने की बात है। असल अडानी ग्रुप ये पोर्ट बना रहा है, जहाँ कोशिश की जाएगी एक डीप सी पोर्ट की। मैंने कहा ना कोलंबो से बहुत सारे पोर्ट्स शिप्स जाते हैं, एक बार ये पोर्ट अगर बन के तैयार हो गया विजिंगम का, तो डीप सी पोर्ट होगा, तो कोलंबो और सिंगापुर के साथ ये कंपीट कर पाएगा। तो विजिंगम पोर्ट कहाँ पर बनने वाला है, तो यहाँ। तो ये केरला के पास ये पोर्ट बिल्ड होगा, जिससे कोलंबो के ऊपर डिपेंडेंस जो इंडिया की शिपिंग इंडस्ट्री की है, आपको वाले वहाँ जाना पड़ता है, ट्रांजिट फीस देनी पड़ती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, वो सब का मुक्ति होगा। आप सीधी पोर्ट्स ऑफ पर्शियन गल्फ से, ये आपका ये है मेडिटेरेनियन सी, यहाँ से शिप सीधा आएंगे और यहाँ से आके सीधा इंडिया आ सकेंगे। उनको श्रीलंका, कोलंबो जाना या सिंगापुर जाना नहीं पड़ेगा इंडियन मार्केट को केटर करने के लिए। उसके अलावा हो सकता है ये पोर्ट ऐसी जगह बन जाए जहाँ से बाकी जगह भी शिप्स यहाँ पर इसको यूज़ करेगी। अगर आपको इस रीजन में घुसना है तो यहीं से आप स्टे कर सकें। तो कौन सा पोर्ट बन रहा है वो विजिंजम पोर्ट, कहाँ, केरला में। ग्लोबल पोर्ट के साथ कंपीट करेगा, क्लांग पोर्ट, सिंगापुर, कोलंबो, इन सब के साथ। तो इंडिया मार्केट की एंट्री और ट्रांसशिपमेंट में एक बड़ा रोल निभा सकता है ये, ठीक है। ये आप देखिए दोबारा यहाँ पर पोर्ट की बात की गई है, तो बहुत रेलेवेंट जगह है जहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट डेवलप कर सकते हैं। अभी इंडिया डेवलप कर रहा है, कहाँ पर है, क्यों रेलेवेंट है, ये आपको आइडिया लग गया। इसको आप जोड़ सकते हैं कि अगर भारत को ट्रेड बढ़ाना है तो ऐसे और पोर्ट बनाने पड़ेंगे। इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि ऐसे पोर्ट्स डेवलप किए जाए। अगला आर्टिकल बात करता है राफा बॉर्डर की। राफा बॉर्डर न्यूज़ में इसलिए था, ये वो बॉर्डर है जो इजिप्ट का लगता है गाजा के साथ। ये है राफा बॉर्डर, राफा क्रॉसिंग। असल में यहाँ इजिप्ट का कब्जा है और उन्होंने इसको पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा हुआ था। इस रीजन से अब गाजा में कोई सामान लेके आ जा नहीं सकते, क्योंकि इजराइल का दबाव था इजिप्ट के ऊपर। तो यहाँ से कुछ भी ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, अगर दवाइयाँ भी देनी है, खाना पहुँचाना है, तो कुछ नहीं पहुँच पा रहा था। तो गाजा एक तरह की सीज में था कंप्लीटली। इधर मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ गाजा है, यहाँ इजराइल है, इधर वेस्ट बैंक है, ये रहा वेस्ट बैंक, यहाँ जेरूसलम है, यहाँ डेड सी है, यहाँ जॉर्डन है, ऊपर सीरिया है, यहाँ लेबनान है, यहाँ इजिप्ट है। तो यहाँ पर है कौन सा एरिया, कौन सा बॉर्डर, राफा बॉर्डर, जिसको अब इजिप्ट ने कहा कि वो वहाँ से एंट्री देगा शिप्स को आने जाने की, ताकि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस गाजा में पहुँच पाए। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो, क्योंकि इजराइल में विजिट किसकी हुई थी अभी रिसेंटली, अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की और
यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की, वो दोनों अभी इजराइल गए और उसके बाद वहाँ ह्यूमैनिटेरियन के लिए बोला गया कि आप उस एरिया को सीज मत करो, कम से कम वहाँ बॉम्ब गिरा रहे हो, कम से कम लोगों को खाने पीने तो दो, क्योंकि गाजा की स्थिति बहुत खराब हो रखी है। तो सफ़ा बॉर्डर कहाँ है? गाजा और इजिप्ट के बीच में, सफ़ा क्रॉसिंग यहाँ से हम कहते हैं, तो ये वो इलाका है। और गाजा सिटी यहाँ पर है, यहाँ पर ऊपर है ईज क्रॉसिंग। ईज क्रॉसिंग कहाँ पर है? इजराइल के साथ है। ऊपर वाला है इरीज क्रॉसिंग, यहाँ पर इरीज क्रॉसिंग है, यहाँ पर राफा क्रॉसिंग है। तो राफा इधर है, इरीज यहाँ पर है। ये पूरा गाजा है, ये वेस्ट बैंक है, यरूशलेम, तल अवीव, ऊपर लेबनान, लेबनान के पास हमास है। यहाँ के इलाके में ये है गोलन हाइट्स, जो असल में सीरिया का इलाका था, लेकिन इसके ऊपर इजराइल का कब्जा है। और नीचे है सिनाई पेनिनसुला, जिसके ऊपर अभी इजिप्ट का हिस्सा था, वो कुछ टाइम के लिए इजराइल ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा था, फिर इजिप्ट को वापस कर दिया था। तो यहाँ है सिनाई पेनिनसुला, ऊपर है गोलन हाइट्स, यहाँ है वेस्ट बैंक, जेरूसलम। ये पूरा इलाका वेस्ट बैंक के नाम से कहलाता है। और अभी इसकी राजधानी क्या है वेस्ट बैंक की? बताइए, रमल्ला। ठीक है। और इजराइल की तल अवीव, यहाँ गाजा। हमने देखा 2 बॉर्डर पॉइंट यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो ये था आपका टॉपिक। आपको पता लगा कहाँ कहाँ पे इलाका है, इसके साइड में कौन सा सी है, तो मेडिटेरेनियन सी। इजराइल के साथ किन कंट्रीज़ की बॉर्डर लगती है, तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। ये आपको यहाँ से आइडिया लग रहा है। ठीक है। तो क्या सीरिया का बॉर्डर लगता है? हाँ लगता है। हाल में इजराइल ने सीरिया में बॉम्बिंग भी की, कुछ लेबनान में भी अटैक हुआ। यहाँ से हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है। तो हिजबुल्लाह कहाँ से ऑपरेट करता है? लेबनान से। ठीक है। हमास कहाँ से ऑपरेट करता है? गाजा से। ऊपर इधर क्या है? सीरिया, इधर क्या है? जॉर्डन। तो इन सभी एरियाज के साथ हमने इस एरिया को पढ़ा। तो जब आप ये वर्ल्ड मैप देखते हैं, इस हफ्ते जो चीज़ें घटित हुई वो कहाँ कहाँ घटित हुई है। एक ये एरिया आपको दिख रहा है म्यांमार का, इसके बारे में कितनी जानकारी है आपको? तो ये म्यांमार की लोकेशन, इसकी रेलेवेंस, इसमें क्या चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं वो आपको पता लगेंगी। प्लस इसके साथ साथ यहाँ मिडिल ईस्ट का एस्पेक्ट, मिडिल ईस्ट में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो, और यूरोप में कोसोवो और सर्बिया का मुद्दा क्या है वो समझेंगे। तो इन सब चीज़ों को जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले कुछ क्वेश्चंस। विच कंट्री सराउंड द राफा बॉर्डर? राफा बॉर्डर लगातार न्यूज़ में रह रहा है। हम अक्सर रेड क्लिफ लाइन, ड्यूरल लाइन, इनके बारे में तो जानते ही जानते हैं। ड्यूरल लाइन किन देशों के बीच में है? इंडिया, अफगानिस्तान। रेड क्लिफ किसके किसके बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान। उसी तरह राफा बॉर्डर बहुत रेलेवेंट है। मैंने क्वेश्चन पहले भी आपसे एक वीडियो में पूछा है, तो आई थिंक आपको पता ही होगा। जॉर्डन, इजिप्ट, टर्की या लेबनान में से कौन सी कंट्रीज को सराउंड करती हैं? नहीं पता तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता लग ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज राखिन प्रोविंस लोकेटेड? ये प्रोविंस जो है बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से। तो कहाँ लोकेटेड है? म्यांमार, जापान, साउथ कोरिया या रशिया? मुझे बताइए आप। आई होप आपको पता होगा, नहीं तो इस वीडियो के एंड तक ऑब्वियसली पता लग जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, नुसरत रिफ्यूजी कैंप के बारे में गाजा में। कहाँ गाजा है, क्या मुद्दा है, दोबारा एक बार देखते हैं। ये रहा मेडिटेरेनियन सी, यहाँ है गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप पे कंट्रोल किसका है? हमास का। यहाँ पर है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक पे किसका कंट्रोल है? फाता या फिर पीएलओ कहते हैं इसको। पीएलओ का ही एक सक्सेसर है फाता। फाता ग्रुप का यहाँ पर एक तरह से शासन है, पर यहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट है। क्या गवर्नमेंट है? सिविलियन गवर्नमेंट। और यहाँ का मिलिट्री कंट्रोल किसके ऊपर है? इजराइल के पास ही है। ये 2 हिस्से, गाजा और वेस्ट बैंक, ये दोनों मिल के कहलाते हैं पैलेस्टीनियन। लोग जो यहाँ रहते हैं इन्हें कहते हैं पैलेस्टीनियन पीपल। जो इन दोनों इलाकों में रहते हैं उन्हें पैलेस्टीनियन पीपल कहते हैं, यानी गाजा और वेस्ट बैंक में। क्लियर हो गया? ये गाजा प्लस वेस्ट बैंक, यानी ये जब हम पैलेस्टीनियन लोगों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हम इन 2 इलाकों में भी जो लोग रह रहे हैं उनको पैलेस्टीनियन कहते हैं। और बाकी ये इजराइल का स्टेट है, इसमें जो लोग रहते हैं मोस्टली कौन से हैं? वो ज्यूइश हैं। और मुद्दा अभी कहाँ हुआ है? गाजा में हमास का है कंट्रोल और वेस्ट बैंक में सिविलियन गवर्नमेंट है। लेकिन ओवरऑल इसका जो डिफेंस और वो सब है वो असल में कंट्रोल में है इजराइल के ही। तो जो गाजा सिटी है, इसका ये नॉर्दर्न हिस्सा जो है, यहाँ से पहले अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर, जो हमास ने किया था। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अटैक्स यहाँ से किए थे। ठीक, उसके बदले में फिर इजराइल ने यहाँ पे काउंटर अटैक किए। इजराइल के ऊपर लैंड अटैक हुआ, एयर अटैक्स हुए, रॉकेट फायर हुए। तो जहाँ इजराइल का आयरन डोम जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसने इसको बचाया। आयरन डोम काफ़ी फेमस है, जो हवा में ही जो रॉकेट्स आ रहे होते हैं उनको मार देते हैं। फिर अभी इजराइल ने गाजा में एक अटैक भी किया हुआ है ऑन ग्राउंड, ताकि जो गाजा से हमास जो हॉस्टेज इजराइल से लेके गया था, जिन लोगों को बंदी बना के ले गया था, उनको छुड़ाने के लिए वो वहाँ भी लैंड ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन गाजा की हालत बहुत ख़राब है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। ये हो गई इसकी बेसिक ज्योग्राफी। यहाँ पर असल में जो इलाका देख रहे हैं ये है सिनाई पेनिनसुला, जो असल में 1967 के बाद कब्जा कर लिया था इजराइल ने, जो बाद में उन्होंने इजिप्ट को वापस दे दिया जब इजिप्ट और इजराइल के संबंध नॉर्मलाइज हुए। तो अगर सिनाई पेनिनसुला की बात हो तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर है। फिर ऊपर देख रहे हैं गोलन हाइट्स, ये असल में सीरिया का है, लेकिन इस इलाके पर कब्जा अभी फिर इजराइल का हुआ पड़ा है। तो गोलन हाइट्स के ऊपर इजराइल का कब्जा है, लेकिन असल में गोलन हाइट्स सीरिया की है। तो यहाँ जो ज्योग्राफी में जो इलाके हैं वहाँ आपको गोलन हाइट्स,
वेस्ट बैंक, गाज़ा, इजराइल, सिनाई पेनिनसुला, वेस्ट बैंक, जेरूसलम, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको अब थोड़ी क्लैरिटी इसके बारे में मिल गई है, और हमने इसको पहले भी कवर किया तो इतना आपको पता होगा। यहाँ पर आपको डेड सी है, डेड सी ऐसा सी है ये वाला जहाँ पर लोग तैर सकते हैं पानी में, अगर आप डूबेंगे नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो वहाँ पर सॉल्ट इतना ज़्यादा है उस वाटर में, इसलिए आदमी डूबता नहीं है। तो ये है वेस्ट बैंक की बेसिक ज्योग्राफी। अब आते हैं कहानी क्या हो रही है। तो हमें पता चला गाज़ा से अटैक हुआ है। अब गाज़ा से अटैक तो कर दिया, फिर जब रिटेलिएशन हुआ इसराइल का तो गाज़ा की हालत बहुत ख़राब है। गाज़ा सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जहाँ इतनी पॉपुलेशन रहती है 2.3 मिलियन। तो नॉर्दर्न गाज़ा में सबसे ज़्यादा हमला हो रहा था। यहाँ पर एक खान यूनिस, ये भी एक रिफ्यूजी कैंप है, कई सारे रिफ्यूजी कैंप्स गाज़ा में हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। जब इजराइल ने इस एरिया पे कब्जा किया था पूरे के पूरे इलाके पे, पहले ये हिस्सा यहाँ का बहुत सारा, ये पूरा हिस्सा जो था पहले पार्ट था जो पैलेस्टीनियन इलाके का पार्ट था, फिर यहाँ पे गाज़ा ने कब्जा, इजराइल ने कब्जा कर लिया, तो ये लोग रिफ्यूजी कैंप्स बना के गाज़ा में शिफ्ट हो गए थे। तो गाज़ा इस तरह से दिखता है, जिसकी एक तरफ इजराइल है जो समुद्री रास्ता है, सी वे, इस पर कब्जा, फिर यहाँ पर इजराइल की नेवी यहाँ पर कंट्रोल रखती है। इस साइड इजिप्ट है, इधर भी इजराइल है, सब तरफ से इजराइल का कंट्रोल है, यहाँ तक जो इसका एयर स्पेस है वो भी इजराइल कंट्रोल करके रखता है। अब इजिप्ट इस बॉर्डर को बंद रखता है। यहाँ देखिए राफा बॉर्डर, यहाँ राफा क्रॉसिंग कहते हैं, इसको इजिप्ट हमेशा बंद करके रखता है। लेकिन जब रिसेंटली बाइडन जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है वो जब इजराइल गए और जब ऋषि सुनक इजराइल गए, तब इस बॉर्डर को खोला गया ताकि जो मेडिकल सप्लाईज है उनको थोड़ी बहुत दी जा सके, ह्यूमैनिटेरियन एड। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। राफा बॉर्डर कहाँ है, खान यूनिस कहाँ पर है, नॉर्थ गाज़ा, गाज़ा सिटी, देर एल बला, ये सारे इंपॉर्टेंट रिफ्यूजी कैंप है, नुसरत रिफ्यूजी कैंप, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं, तो गाज़ा स्ट्रिप में। यहाँ पर कई सारे ऐसे रिफ्यूजी कैंप है, खान यूनिस हो गया, जबालिया हो गया, देर बला, बुरेजी, ये सारे इंपॉर्टेंट रिफ्यूजी कैंप है जो गाज़ा स्ट्रिप और इजिप्ट के आसपास रहते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए। अब इस लोकेशन में जो मुद्दा है, हमास कहाँ है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ और बताइए, एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो लेबनन से ऑपरेट करती है, क्या नाम है उसका मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का, उसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ऑपरेट्स फ्रॉम लेबनन। तो आप मुझे बताइए कि लेबनन में हिजबुल्लाह है, गाज़ा में हमास है, तो और इसी तरह से यमन में भी एक ग्रुप है। यमन में कौन सा मिलिटेंट ग्रुप है मुझे बताइए, जिसको ईरान बैक करता है, नाम पता है आपको यमन में जो है, ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब आपको ये पता लग गया भाई कहाँ पर कौन सा बॉर्डर है, गोलन हाइट्स कहाँ पर है, डेड सी कहाँ पर है, इजिप्ट कहाँ पर है, सिनाई पेनिनसुला किसका था, इस साइड जॉर्डन है, यहाँ मेडिटेरेनियन सी है, ये इलाकों का जो बेसिक ज्योग्राफी है पता लग गई होगी। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कौन कौन सा एरिया जो है वो राफा बॉर्डर के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, कौन से इजराइल के नॉर्थ में है, कौन से साउथ में है, ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ सीरिया है और ये उसके टॉप पर लेबनन है। ठीक है, ये सब आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ जो बात करता है सेक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। सेक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असल में इंडिया की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भूटान की। तो भाई भूटान का मुद्दा क्यों उठ रहा है हमारे साथ। भूटान, देखिए भूटान एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया की क्लोजेस्ट नेबर है और डियरेस्ट फ्रेंड है। भूटान की खास बात यह कि इसके अभी तक चाइना के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। इकलौती कंट्री इस रीजन में है जिसके चाइना के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। अब पहला सवाल होगा क्यों डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया को दिक्कतें हैं, इसलिए वहाँ उन्होंने अभी तक चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं शुरू किए। याद करिए कि अगर नेपाल की हम बात करें, जिसको हज़ारों करोड़ रुपए का फ़ायदा होता है चाइना के साथ रिश्ते बनाकर, चाइना उनको लगातार फंडिंग देता है ताकि वो इंडिया के खिलाफ चाइना का इस्तेमाल कर सके, तो भूटान के पास भी तो वो कार्ड है। लेकिन भूटान जानता है कि इंडिया की सेफ्टी, सिक्योरिटी और भूटान के ऊपर कल को खुद चाइना कब्जा ना कर ले, इन सब को ध्यान में रखते हुए वो इंडिया के साथ ज़्यादा कंपैटिबल रहता है भूटान के साथ। भूटान ने चाइना के साथ संबंध नहीं बनाए डिप्लोमेटिक। लेकिन भूटान पर लगातार आप देखो तो चाइना अपना एग्रेसिव रवैया दिखाता रहता है, डराता रहता है कि भाई डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना लो, हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो बड़ी मुश्किल में हो जाओगे। कुछ सालों पहले डोकलाम का विवाद यहाँ हुआ था, ट्राई जंक्शन के पास। यहाँ डोकलाम पर चाइना ने यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन करने स्टार्ट कर दिए थे, मिलिट्री बिल्डअप, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया था, जो एक ट्राई जंक्शन था। ट्राई जंक्शन मतलब इंडिया, भूटान और नेपाल के बॉर्डर के पास ट्राई जंक्शन, तीनों के बीच का था वो। कहाँ तो डोकलाम में। उसको रोकने के लिए इंडियन आर्मी वहाँ गई थी। अभी रिसेंटली भूटान और चाइना के बीच में बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, जहां शायद भूटान को ये कहा गया है कि वो एक लैंड स्वैप कर ले। लैंड स्वैप इस तरह का कि इधर वाला इलाका जो है ना वो चाइना को दे दे और चाइना उसके बदले में उनको यहाँ का ढेर सारा इलाका दे देगी, क्योंकि चाइना चाहता है कि इस रीजन पे जितना कंट्रोल हो उतना बढ़ेगा उनके लिए। ये अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है इसलिए हम कह नहीं सकते, लेकिन ये बातें की जा रही। तो इंडिया की जब सिक्योरिटी और जैसे कहते हैं ना सेफ्टी की हम बात करें, तो अपने मेंस में आंसर राइटिंग के हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं कि लैंड स्वैप एग्रीमेंट्स बीइंग पुश्ड बाय चाइना इनटू भूटान शोकेसेस
द इम्पैक्ट नेबर्स कैन हैव ऑन इंडियाज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पर है चिकन नेक और ये इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है जिससे इंडिया का मेजरली ट्रेड पास होता है। ये तो बात हो गई। और इसके अलावा भूटान की खास बात क्या है कि भूटान ने अभी तक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI जो चाइना का है वो ज्वाइन नहीं किया। BRI इनिशिएटिव के तहत चाइना ने दुनिया भर में रोड बनाए हैं, सबको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है, वो भी भूटान ने ज्वाइन नहीं किया हुआ। तो ये लगातार दबाव बनाया जा रहा है और यहाँ तक कि सेक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्लेम कर लिया चाइना ने कि हमारा है। और जब इसको फंडिंग मिलने वाली थी इंस्टीट्यूशन से ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर या फिर UN इसको कुछ फंड देने वाला था UNEP प्रोग्राम के तहत, वहाँ पर भी चाइना ने इस पे बोला था कि नहीं ये विवादित एरिया है, तो असल में हमारा एरिया इनका है ही नहीं। तो लेकिन चाइना की बात नहीं सुनी गई थी। पर ये क्लेम चाइना ने इसके ऊपर कैसे किया हुआ, याद रखिए अरुणाचल प्रदेश को अपना मानते हैं, खासतौर पे तवांग का रीजन जो है उसको तो पूरा का पूरा अपना ही मानते हैं, इसीलिए उसके तहत उन्होंने इसको भी क्लेम कर दिया था। तो चाइना लगातार भूटान में अपनी जो प्रेजेंस है बढ़ाना चाहता है, कंट्रोल बढ़ाना चाहता है। जो लैंड स्वैप की बात हम करते हैं वो असल में फिराक में है कि ये हिस्सा जो है ना, ये इस पर क्लेम, ये हिस्सा उनको दे दे तो बदले में ये सारे एरियाज पे क्लेम छोड़ देगा चाइना, ऐसी बातें हैं। तो जो इंपॉर्टेंट एरियाज है चाकडाम, ठीक है, डोकलाम, याकचू, कुलाकारी, ये कहाँ पर है पता होना चाहिए, कुलाकारी कहाँ है पता होना चाहिए, डोकलाम कहाँ है पता होना चाहिए। मेंचुमा वैली अगर मैं आपसे पूछूं कहाँ पर है, मेंचुमा वैली असल में भूटान और चाइना के बॉर्डर पर है। ये है मेंचुमा वैली और ये है बियोल वैली। तो ये सारी वैली, कुलाखारी, मेंचुमा वैली, ये सब नाम एग्जैक्टली आपको याद नहीं रहेंगे, पर जब आप मैप देखो ना, इसको बार बार देखते रहो तो आपको याद रहेगा। अच्छा, सेक्टेंग के साथ में ऊपर कहीं मेंचुमा था, मेंचुमा के साथ में कुलाकारी था, इस साइड में डोकलाम था। आप इस तरह याद करोगे, डोकलाम तो याद रह जाएगा, सेक्टेंग भी याद रह जाएगा। तो मेंचुमा और कुलाकारी इस तरह से आप याद कर सकते हो डायरेक्शन में कि अच्छा ये भूटान चाइना के बॉर्डर पर था। इसको समझने के लिए, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है चाइना भूटान के, वो समझने के लिए। तो जो क्लेम अब वो कर रहे हैं कि भाई यहाँ सेक्टेंग है वो भी हमारा है, ये रहा। और क्लियरली आप देख सकते हैं डोकलाम प्लेट्यू जहाँ वो क्लेम करने की बातें करते हैं। और ये दो इलाके जकारलुंग और पसामलुंग, जकारलुंग पसामलुंग का यार इतना सिंपल तरीका है, जहाँ भी लुंग की बात हो वो भूटान चाइना के बीच की बात है। जकारलुंग और पसुमलुंग, ये सब एरियाज आपको लिखने नहीं है, नोट्स में रटने नहीं है, बस बार बार जब भूटान पढ़ो तो उसका बॉर्डर एक बार देख लो, चीज़ें याद रह जाएंगी। तो आपको जब एग्जाम्पल आएगा एग्जाम में तो आप उसको आसानी से एलिमिनेट कर पाओगे, अपने आंसर्स में ऐड कर पाओगे। तो ये सेक्टेंग की बात होगी। सेक्टेंग एक जो टेंटेटिव लिस्ट है यूनेस्को की, उसमें आने वाला है, साथ आने वाला है, और ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है, कॉनिफरस फॉरेस्ट रीजन का। तो ये बेसिक ज्योग्राफी की बातें पता लग गई आपको। अगला आर्टिकल बात करता है कोसोवो और सर्बिया के बारे में। कोसोवो और सर्बिया के बारे में अभी जंग के हालात दोबारा बढ़ गए हैं, इन दो देशों के बीच में युद्ध की स्थिति दोबारा डेवलप हो रही है। तो यूनाइटेड नेशंस, EU, USA, यूनाइटेड नेशंस तो नहीं, EU और USA कह रहे हैं इनको कि भाई कुछ बातें करो, झगड़े मत करो और मत फंसो इन चीज़ों में, फ्रांस वगैरह। कहाँ है कोसोवो, कहाँ है सर्बिया? तो देखिए ये है सर्बिया का रीजन और ये है कोसोवो। अब समझने की बात है कि 2008 में ही कोसोवो आज़ाद हुआ है। 2008 से पहले कोसोवो सर्बिया का ही पार्ट था। और ये पूरा रीजन जो असल में बाल्कन्स के नाम से कहलाता है। यानी एक टाइम में यूगोस्लाविया हुआ करती थी, आपको नाम याद होगा यूगोस्लाविया। उसका जब विघटन हुआ तो उससे कई सारी कंट्री बन के निकली, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। तो यूगोस्लाविया से जब उसका विघटन हुआ तो कई देश उनमें से बने थे। उनमें से देखो कोसोवो जो है वो एक लैंड लॉक कंट्री है, सर्बिया भी एक लैंड लॉक कंट्री है। 2008 में इंडिपेंडेंट घोषित की कोसोवो ने अपने आप को सर्बिया से। पहले भी इनकी थोड़ी एथनिसिटी अलग है तो अपने आप से सर्बिया से अलग होने की डिमांड करे थे। 2008 में जगह इंडिपेंडेंट हुए हैं। बहुत यहाँ पर हिंसा हुई है पहले भी कई बार। तो एक ज़रा इस ज्योग्राफी को ज़रा ध्यान से देखते हैं कहाँ पर है ये। तो ये आपको दिख रहा है सर्बिया। सर्बिया का शहर जो बेलग्रेड है, आपको याद होगा बेलग्रेड काफ़ी फेमस रहा है। तो ये रहा कोसोवो इसके, तो देखिए साइड में बिल्कुल यहाँ। तो कोसोवो और सर्बिया सारी लैंडलॉक कंट्री हैं दोनों। देखिए लैंडलॉक कंट्री वो होती है जिसके पास समुद्र का कोई रास्ता नहीं होता। तो हंगरी, सर्बिया, कोसोवो। कोसोवो के ऊपर सर्बिया है, नीचे नॉर्थ मैकेडोनिया है और इस तरफ अल्बानिया है। तो देखिए यहाँ पर पूरा खेल है एथनिसिटी का। जो कोसोवो को जब आज़ादी मिली तो कोसोवो में मोस्टली जो लोग हैं वो उनकी जो एथनिसिटी है वो है अल्बेनियन। और जो सर्बिया है उसमें मेजरली जो एथनिसिटी है वो है सर्ब एथनिसिटी। तो जो कोसोवो के लोग थे उनकी मोस्टली जो एथनिसिटी थी वो जो अल्बेनियन थी, इसलिए वो अलग इंडिपेंडेंस मांग रहे थे। लेकिन अगर आप गौर से देखो ना कोसोवो में, तो यहाँ एक इलाका है मित्रोविका और बांस्का। ये इलाके ऐसे हैं जो नॉर्दर्न कोसोवो का पार्ट है। इन इलाकों में जो लोग हैं उनकी मोस्टली जो एथनिसिटी है वो सर्ब है, वो सर्बियन एथनिसिटी के हैं। तो याद देखिए यहाँ पर अल्बेनिया है नीचे, और ये भी जो कोसोवो का रीजन है यहाँ पर जो अल्बेनियन एथनिसिटी के ही लोग रहते हैं।
ऊपर के कुछ हिस्सों में कोसोवो में अभी भी जो है मेजॉरिटी वो है सर्ब लोगों की। तो वहाँ सर्बिया लगातार दबाव बनाता रहता है कि भाई झगड़ा कर लो, आ जाओ हमारे साथ। पहले तो कोसोवो पार्ट था सर्बिया का, 2008 में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की इसने। अभी तक कोसोवो को कंप्लीटली सर्बिया मानने से इनकार करता है, लेकिन अब एक रिपब्लिक ऑफ कोसोवो की तरह इसको देखा जाता है, जहाँ बहुत सारी जंगें हुई 1990s के बाद। उतनी हिस्ट्री में भी नहीं जाएंगे, इंपॉर्टेंट है अभी लोकेशन को समझना, कहाँ पर ये दो देश लोकेटेड हैं, आमतौर पर हमें पता नहीं होता। सिंपल सी बात है, तुर्की देखिए अपनी, ग्रीस देखिए, ग्रीस के ठीक ऊपर नॉर्थ मैकेडोनिया, उसके ऊपर कोसोवो, कोसोवो के ऊपर सर्बिया, इतनी सी बात है। इटली से अभी आप देख सकते हो, इटली के पास है अल्बेनिया, अल्बेनिया के ऊपर कोसोवो, सिंपल रूट है। तो ये सर्बिया और कोसोवो दोनों ही असल में लैंडलॉक कंट्रीज हैं। तो ये सर्बिया का पहले पार्ट था, एक राज्य था, फिर 2008 में इंडिपेंडेंट हुआ। इसके जो ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ अभी तक जो लोग हैं मेजॉरिटी में वो सर्ब एथनिसिटी के हैं। तो अक्सर वहाँ पर सर्बिया कुछ पंगे लेकर वहाँ पर विद्रोह की स्थिति खड़ी करने की कोशिश करता है। तो अभी जो मुद्दा हुआ ये हुआ है कि ये जो इलाका है बांस्का, यहाँ पर सर्बियन जो कुछ मिलिट्री वाले हैं, कुछ गनमैन है, वो घुस गए और उनके साथ कोसोवो का एक छोटा मोटा झगड़ा हो गया, झड़प हो गई, जब 2-3 पुलिस वालों की मौत हो गई। उसके बाद ये मामला बढ़ता हुआ दिख रहा था कि ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में झगड़े हैं, अब सर्बिया कोसोवो में झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। मेन मुद्दा ये कि सर्बिया में अभी जो हालत है ना इकोनॉमी की, बहुत ख़राब है। तो वहाँ की सरकार कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही है ताकि उनको ना झेलना पड़े जो जनता का हमला है। तो कहा यह जा रहा है कि शायद सर्बिया जानबूझ के कोसोवो में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ताकि एक डिफ्लेक्शन हो सके आपसी मुद्दों का। पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या था, कहाँ कोसोवो है, कहाँ अल्बेनिया है, कहाँ सर्बिया, ये समझ लो। तो ये है आपका कोसोवो स्टेट, जहाँ पर ये जंग की स्थिति बनती दिख रही थी, लेकिन अभी फिर चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं। तो यही यूएसए और इन सब ने इनको कहा है कि आप किसी तरह जो टेंशन है उसको कम करिए और डायलॉग के थ्रू चीज़ों को सॉल्व करिए। तो कोसोवो और सर्बिया कहाँ है, ये आपको बेसिक चीज़ें पता लग गई। हालांकि इनकी हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो कोसोवो पहले से इंडिपेंडेंस की बात कर रहा था और काफ़ी टाइम से एक अलग हिस्ट्री रही है कोसोवो की। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आप जानना चाहते हैं अलग से स्पेसिफिकली कि पूरी कोसोवो और सर्बिया की जो हिस्ट्री है वो मैं आपको समझाऊं, तो वो भी एक वीडियो हम बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये लोकेशन बेलग्रेड, इसकी राजधानी सर्बिया की, आपको पता होनी चाहिए। सर्बिया बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट रहा है। सर्बिया के एक फेमस एथलीट का नाम बताइए जिसको आप जानते हो, टेनिस के ऑल टाइम ग्रेट, क्या नाम है उनका, नोवाक जोकोविच। ही इज़ फ्रॉम सर्बिया, सर्बियन है वो। तो वो यहाँ से आते हैं और ये वो इलाका है प्रिस्टीना, जो सर्बिया के और कोसोवो के आसपास का इलाका है। तो ये आप समझे, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ पर है, साउथ सेंट्रल यूरोप में, बाल्कन्स के पास है, ये आप समझ गए। सर्बिया और कोसोवो पूरी की पूरी कहानी हमने डिस्कस कर ली छोटे रूप से। अगर आप चाहते हैं और डिटेल में तो आप ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करूँगा। अगला आर्टिकल आता है म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार की जो जनता है, जनता मतलब हिंदी वाली जनता नहीं, हिंदी में जनता तो आप और मैं सब जनता हुए। ये जनता मतलब होता है जो वहाँ की आर्मी है जो रूल करती है, उसे कहते हैं जनता। कुछ दिनों पहले ना, कुछ सालों पहले वहाँ आंग सान सूकी की गवर्नमेंट थी। आंग सान सूकी असल में नोबेल प्राइज़ विनर है, नोबेल पीस प्राइज़। उन्होंने बहुत सालों जेल में रहने के बाद में गवर्नमेंट बनाई, आर्मी मानी कि चलो आपको भी इलेक्शन में हिस्सा लेने देंगे, पर बाद में उनको खुद उनकी सरकार को हटा के आर्मी की जनता गवर्नमेंट दोबारा आ गई। ये जनता हिंदी वाली जनता नहीं, आर्मी का शासन आ गया। उन्होंने अब कुछ हिस्सों में एयर स्ट्राइक्स की हैं। उनके खिलाफ बहुत से जो अलग अलग ग्रुप्स थे वो कुछ उनका विरोध कर रहे थे, उनके खिलाफ एयर स्ट्राइक्स हुई हैं जिसमें इन्होंने फिर हमला किया। अब कहाँ हुई एयर स्ट्राइक, क्या है म्यांमार, ज़रा देखते हैं। देखिए म्यांमार की खास बात यह है कि म्यांमार एक इंपॉर्टेंट बॉर्डरिंग स्टेट है इंडिया का। इसके साथ इंडिया के पहले बहुत खराब संबंध थे। भारत में जब तक म्यांमार में मिलिट्री जनता थी तब तक भारत ने म्यांमार के साथ ज़्यादा संबंध डेवलप नहीं किए। आंग सान सू की भारत से पड़ी हुई है, तो भारत ने कहा भाई इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे आर्मी का शासन है, हम इनके साथ ज़्यादा संबंध डेवलप नहीं करेंगे। नुकसान ये हुआ कि म्यांमार पूरी तरह से चाइना के साथ चला गया, बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड बन गया चाइना का, और बाकी म्यांमार के ज़्यादा ट्रेड रिलेशंस दुनिया में नॉर्मली है भी नहीं। तो ये कहानी है म्यांमार की। अब मुद्दा देखिए, बाद में इंडिया को रियलाइज़ हुआ कि भाई ऐसे प्रिंसिपल के हिसाब से रहेंगे तो हमें लॉस हो जाएगा, क्योंकि भारत को यहाँ से अपने एक तो पहले जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, जो आसियान कंट्रीज़ हैं, यानी वो 10 कंट्रीज़ जो इस रीजन में हैं, जो आसियान का पार्ट है, इनके साथ अपने ट्रेड रिलेशंस ग्रो करने थे। और ये भी देखना था म्यांमार के साथ जो रिसोर्सेज है, नेचुरल गैस है, वो हम खरीद पाएँ, बेहतर इकोनॉमी डेवलप कर पाएँ। तो इंडिया ने कहा भाई इससे मतलब नहीं है आपकी कौन सी सरकार आएगी या नहीं आएगी, हमें दोस्ती करनी है म्यांमार से। और म्यांमार क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के पास है, तो नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी थी, जो वहाँ के लोग हमले करके मिलिटेंट भाग के छुप जाते थे म्यांमार में, उसको रोकने के लिए भी बहुत ज़रूरी था इनके बीच में संबंध डेवलप करना अच्छे। तो इन्होंने फिर कहा कि नहीं म्यांमार के साथ अच्छे दोस्ती करेंगे, और नतीजा ये हुआ ऑपरेशन सनराइज के तहत
कई सारे जो ऐसे मिलिटेंट बॉर्डर में छुपे रहते थे उनको भगाया गया, हटाया गया और भारत का नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा स्टेबल हुआ पहले के मुकाबले। लेकिन म्यांमार में फिर आर्मी की जनता आ गई है, लेकिन भारत ने अभी संबंध वैसे ही रखे हैं, उसको ख़त्म नहीं किया। तो म्यांमार भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो सेफ्टी के हिसाब से, बॉर्डर का स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट के जो मिलिटेंट है वो भाग के छुप जाते हैं, वहाँ पहले छुप जाते थे। तो नॉर्थ ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए, इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हिसाब से, और प्लस यहाँ पर एक गोल्डन ट्राइंगल है, यानी अफीम की बहुत खेती होती है, ओपीएम की। तो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ये रीजन जो है इस यहाँ बहुत सारा अफीम उपजाया जाता है। तो इसको रोकने के लिए भी म्यांमार के साथ अच्छे संबंध होंगे, तो भारत उनकी मिलिट्री के साथ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ कोलैबोरेट करके इसको रोक सकेगा। प्लस इट इज़ अ गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट, खुद गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि म्यांमार आसियान का पार्ट है, साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है। इससे भारत साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड भी बढ़ा सकता है, इसलिए बहुत रेलेवेंट है ये। और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो म्यांमार में हैं जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है, थाईलैंड, लाओस, चाइना, बांग्लादेश और इंडिया से। अब देखो इंडिया चाहता है कि एक डेवलप करे रूट, तो इंडिया ने इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड का एक ट्राइलेटरल हाईवे डेवलप किया है। ये आपको दिख रहा है हाईवे, जो इंडिया से लेके थाईलैंड तक जाता है। इसको बैंकॉक तक ले जाया जाएगा, अभी बहुत सारा काम हो चुका है, थोड़ा सा ही बचा है। तो ये ऐसा रूट है जिससे आप लैंड के थ्रू ही जा सकते हो इंडिया से लेके थाईलैंड तक, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो म्यांमार के साथ ये एक लैंड रूट बना जो थाईलैंड तक जोड़ेगा इंडिया को। इसको आगे जो हम इस रूट के हिसाब से वियतनाम तक भी ले जा सकते हैं, कंबोडिया तक भी ले जा सकते हैं। ये इंडिया का लॉन्ग टर्म विजन है। तो म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी के हिसाब से भी, और इसलिए इंडिया एक प्रोजेक्ट पे पहले ही काम कर रहा है। इसके अलावा और भी इलाके हैं, जैसे आपको अगर नॉर्थ ईस्ट में जाना है ना इंडिया में, अगर आपको मान लो यहाँ जाना है मिजोरम के आसपास कहीं, तो बहुत लंबा रूट फॉलो करना पड़ता है। तो उसके लिए इंडिया ने एक नया रूट बनाया था, कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, कि कलकत्ता से अगर आपको शिप लेके आइजवाल मिजोरम तक जाना है, सिंपल यहाँ से आप आओगे पोर्ट से, शिप के थ्रू यहाँ तक पहुँचोगे। यहाँ पे सितवे पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। कहाँ है सितवे पोर्ट? तो म्यांमार में। यहाँ पे कालादान नदी बहती है, तो उस नदी के थ्रू वो रूट जाएगा, नदी में शिप्स जाएंगे, फिर यहाँ पे रेलवेज और हाईवेज बनाए जाएंगे जो इस पलटवा से सीधा इसको ऐजवाल तक जोड़ेंगे, मिजोरम तक। तो ये बहुत ज़्यादा छोटा रूट है, बहुत टाइम बचाता है, जो एक हफ्ते का काम 3 से 4 दिन में आप कर सकते हो। ये कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट, इसको मल्टी मोडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहले आप पहले समुद्र से गए, फिर आप कालादान रिवर के एरिया से गए, और फिर आप रोडवेज या रेलवेज लेके ऊपर मिजोरम तक जाओगे। तो ये एक बहुत सही और अच्छा रूट है शॉर्ट में इलाके तक पहुंचने के लिए। यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सितवे पोर्ट कहाँ सिचुएटेड है? तो म्यांमार में। कालादान रिवर कहाँ बहती है? म्यांमार में। पलटवा कहाँ है? तो म्यांमार में। अब ये जो इलाका है जहाँ सितवे पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कालादान प्रोजेक्ट के लिए भी, और यहाँ से इंडिया और चाहता है कि इस रीजन में और ट्रेड बांग्लादेश के साथ भी बढ़ाया जाए, और रूट डेवलप किए जाए, सी एक्सप्लोरेशन जो है बे ऑफ बंगाल में किया जाए। तो वहाँ एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट का फेज है। लेकिन मुद्दा ये है कि ये जो इलाका है सितवे पोर्ट का, यहाँ पर एक दिक्कत है। ये जो सितवे पोर्ट का इलाका है, ये पड़ता है आपको इस इलाके में, जिसे कहते हैं राखीन प्रोविंस। और राखीन प्रोविंस के साथ समस्या ये है कि यहीं पर है आपके रोहिंग्यास का विवाद। तो यहाँ रोहिंग्यास बहुत मात्रा में रहते हैं, और ये येलो में दिख रहा है, ये राखीन प्रोविंस है। यहाँ पर आपको रोहिंग्या और राखीन यहीं पर रहते हैं, और यहाँ एक बहुत बड़ा विवाद उठा पड़ा है, जहाँ जो अराकन आर्मी है, अराकन आर्मी एक ऐसा ग्रुप है जो रोहिंग्यास की तरफ से लड़ता है, और उसने बहुत तबाही मचाई हुई है यहाँ पर। तो यहाँ की मिलिट्री के साथ उनका झगड़ा चलता रहता है। इसलिए इंडिया चाहता है कि अराकन आर्मी थोड़ी शांत हो जाए, ये अपने एरिया पे कंट्रोल कर ले, ताकि इंडिया बेहतर ट्रेड इनके साथ कर पाए। तो अराकन आर्मी का कहाँ पर है, कौन से प्रोविंस में है? राखाइन प्रोविंस में। इसके अलावा शान प्रोविंस है यहाँ, और कई सारे इलाके हैं। लेकिन राखाइन प्रोविंस इंडिया के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं पर इंडिया का जो सितवे पोर्ट है वो भी वहाँ बनने वाला है, और वहीं से ये विवाद रोहिंग्या का बनता है, जहाँ इतने सारे आपके जो रिफ्यूजीज़ हैं वो वहाँ निकलते हैं और दुनिया भर में जाते हैं, जिससे बहुत दिक्कतें डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली भी म्यांमार को हो रही हैं। तो ये ध्यान रखिए, म्यांमार में ही वो राखाइन प्रोविंस है। मेजर एथनिक ग्रुप अगर मैं पूछूँ ना, सबसे बड़ा कौन सा है म्यांमार का, तो है बामार। अराउंड 60 to 80% बामार है। आपको देख रहे पूरे देश में बामार बहुत ज़्यादा मात्रा में। फिर शान, करेन, राखाइन, ये रीजन्स हैं, मैथनिक जो एथनिसिटी का एरियाज़ है। याद रखिए इनकी राजधानी अभी कहाँ है? तो नेपिदो, ये राजधानी है। पहले म्यांमार की राजधानी क्या हुआ करती थी? कुछ पता है आपको? अभी तो ये है, पहले क्या होती थी? बर्मा कहते थे पहले इसको। तो ये मुद्दा है म्यांमार का जो हमने समझा। अगला आर्टिकल लेके चलते हैं आपको कहीं रण ऑफ कच्छ में। यहाँ कितनी खूबसूरत जगह, यहाँ एक गांव है ढोरडो। ढोरडो गुजरात का एक गांव है, ये रहा ढोरडो, यानी यहाँ पर आपका ढोरडो गांव है। और इसको अवार्ड मिला है यूएन का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, वन ऑफ द बेस्ट विलेज का अवार्ड,
यहाँ पर रण ऑफ कच्छ का फेस्टिवल होता है साल में, और इसको अवार्ड दिया गया है क्योंकि एक कल्चरल, जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसने दिया है, ये जो कल्चरल एस्पेक्ट है उसके लिए बेस्ट टूरिज्म विलेजेस में से एक अवार्ड्स को दिया गया। तो कहाँ पर है? ढोरडो, गुजरात में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा कि बहुत बड़ी खुशी की बात है और इसको और डेवलप करने की ज़रूरत है, इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और ये ढोरडो गुजरात में ये चीज़ की गई। कहाँ पर है? तो यहाँ रण उत्सव होता है फेमस, रण ऑफ कच्छ का। वहाँ पर इसको ढोरडो का जो विलेज है उसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसके अलावा एक जो चीज़ और न्यूज़ में, ढोरडो भी हम पहले कवर कर चुके हैं, ज़रा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं इसके बारे में। इसके बाद बात करते हैं एक साउथ चाइना सी की। साउथ चाइना सी में दोबारा एक विवाद उभरा है फिलीपींस और चाइना के बीच में। देखिए यहाँ है फिलीपींस, ये है चाइना, और चाइना की 9 डैश लाइन है कि 9 डैश लाइन के हिसाब से वो पूरा साउथ चाइना सी क्लेम कर लेता है कि पूरा साउथ चाइना सी ही हमारा है, जबकि किसी भी देश की सीमा से 200 नॉटिकल माइल्स तक ही, 200 नॉटिकल माइल्स तक ही उनका एक सी एरिया होता है, बाकी का इलाका इंटरनेशनल वाटर्स में आता है। तो चाइना असल में कहता है 200 नॉटिकल माइल्स छोड़ो, ये लाइन जहाँ जहाँ तक जाती है वो हमारा इलाका है पूरा, क्योंकि हमारा हिस्टोरिकल कंट्रोल इस जगह पे था। अभी वर्तमान में जैसे फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन सब के साथ इनका झगड़ा है। तो इस चक्कर में विवाद की स्थिति इन सब के साथ रहती है। तो अभी फिर फिलीपींस और एक चाइना में विवाद थोड़ा सा उभरा है। देखेंगे डिटेल में अगले हफ्ते कि अगर ये विवाद बढ़ता है या नहीं। लेकिन नॉर्मली जो आइलैंड्स है कौन कौन से वहाँ पर ये देखते हैं, पार्सल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड और कई सारे रीफ्स हैं, ह्यूग्स रीफ, कॉटन रीफ, जॉसन रीफ। ये 2-3 आइलैंड तो पता होने चाहिए, पार्सल और स्पार्टली, यही मेन मुद्दा रहता है इस इलाके में। 9 डैश लाइन कहाँ पर है और स्पार्टली आइलैंड कहाँ पर। और ये जो इलाके आपको दिख रहे हैं रीफ वाले, इनके साथ कहानी है कि चाइना नकली रीफ बना रहा है, जाके वहाँ पे रीफ खड़ा कर देता है, फिर कहता है ये आइलैंड हमारा है, तो इसके आसपास का जो नॉटिकल माइल्स का इलाका है वो भी हमारा है। इस तरह वो पूरे के पूरे समुद्री इलाके पर ही क्लेम करना चाह रहा है। ये चाइना के साथ समस्या रही है। तो 9 डैश लाइन कहाँ पर है? साउथ चाइना सी में। कौन आइलैंड पे मेन विवाद था? स्पार्टली और पार्सल पे। अभी चाइना क्या कर रहा है? आर्टिफिशियल रीफ्स बना रहा है जिसके थ्रू वो क्लेम कर सके पूरे सी के एरिया पर। तो ये है सारा मुद्दा जो हमने देखा इस वीडियो में। अब मैं अगर आपको ऊपर आगे लेके आऊं तो आपको पता लग गया सर्बिया कोसोवो कहाँ पर है, साउथ चाइना सी का विवाद कहाँ पर है, कहाँ पर म्यांमार है, क्यों इसकी रेलेवेंस है, और MCQs के आंसर भी आपको पता लग गए। तो ये था आज का डिस्कशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप और PDF जो इससे रिलेटेड कंटेंट है वो सब अगर लेना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे PW ओनली IAS ऑफिशियल चैनल पर जा सकते हैं, जहाँ आपको सारी PPTs PDFs मिल जाएंगी। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS एंड हैव अ नाइस डे।